हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी प्यारी प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागत है आज का अपनी ऑडिट की कक्षा में सर, जिसके अंदर आज अपन करने वाले हैं जो आईसीआई ने न्यू वाली एमसीक्यू बुकलेट निकाली थी। आपको पता होगा अभी मार्च 2025 में अप्रोक्स निकाली थी, मार्च 2025 के अंदर निकाली थी कि जो न्यू आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट, जिसके अंदर आईसीआई ने टोटल 35 केस सिनेरियोज निकाले थे और वो 35 केस सिनेरियोज भी 200 पेजेस के थे। कितने के थे सर? अप्रोक्स 200 पेजेस के थे। बच्चे पागल हो गए, सर कैसे करे, भी एंड टाइम आ गया। अरे भाई कोई टेंशन नहीं, हम बैठे हैं ना। तो इसी वजह से कि भाई 35 केस सिनेरियो 200 पेजेस के करना अभी एग्जाम टाइम पे पॉसिबल नहीं है, और ना क्योंकि ऐसे एमसीक्यू में ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट 100% रिपीट होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। एक आधा कुछ दो चार एमसीक्यू ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, जिनका क्रक्स रिपीट हो जाएगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होके। इसीलिए सर वो सारी एमसीक्यू समरी बुकलेट मैंने आपको पहले भी शेयर कर दी थी। पूरी इस एमसीक्यू बुकलेट 12 पेजेस, जी सर, वो जो 200 पेजेस थे वो 200 पेजेस मैंने 12 पेजेस में समराइज कर लिया। आप बस ये कर लो, काम खत्म। आपको वो एमसीक्यू बुकलेट नहीं करनी, जाओ बोलना भाड़ में जा भाई आईसीआई। हाँ, मतलब अपन को नहीं करनी फिर इतनी बड़ी बड़ी। अभी देखो मैं तुमको करा देता हूं। तो देखो अभी मैं आज तुमको यही कराने वाला हूं, एमसीक्यू बुकलेट ही मैं तुमको कराने वाला हूं कि सर ये एमसीक्यू बुकलेट अपन एक बार कर लेते हैं। इसकी में जो मैं तुमको कराऊंगा वो उस एमसीक्यू बुकलेट से नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि अब उधर से कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, कोई सेंस नहीं है। और कोई टेंशन नहीं है, मैं तुमको समरी कराने वाला हूं, उसकी समरी कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन ने बोला था, उसका यही आंसर है, ऐसा ऐसा बोला था, यही आंसर है। इसके बाद तुम्हारे उस वाली बुकलेट के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, मतलब तुमको करना ही नहीं है, तो उतनी गारंटी मेरी है। ठीक है ना? चलो आ जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। और ये वैसे मैंने तुमको शेयर कर दी है, ये टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी तुमको, और पीडब्ल्यू ऐप पे भी मिल जाएगा, है ना? तो ये तुमको, पर हाँ मैं अलग एक नया वर्जन वापस शेयर करूंगा। ये भी नया वाला वर्जन है, पुराने वाले बच्चों को वापस बोल दो इसका एक नया वर्जन वापस से शेयर करूंगा। 12 पेज है, वापस से एक बार देखना। कुछ कुछ एमसीक्यू में बीच में थोड़ी लैंग्वेज चेंज करिए, ईजी समझने के लिए ईजी हो जाएगा। देखो सर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट केस सिनेरियो 1 है, 35 केस सिनेरियो थे उसके अंदर, ठीक है ना? 35 केस सिनेरियो, उसमें इंटीग्रेट केस सिनेरियो 1, उसके अंदर फर्स्ट वाला ऐसे 570 का है। फर्स्ट वाला किसका है सर? ऐसे 570 का। तो ऐसे 570 के अंदर उसके अंदर क्वेश्चन दिया था कि कंपनी मरने वाली है, मतलब कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में था, सारी की सारी चीजें खराब चल रही थी, लोन बढ़ गया था, कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, कंपनी में कॉम्पिटिटर ज्यादा आ गए थे कंपनी के, वो सब चीजें हो गई। तो भाई ऐसे 570 के हिसाब से ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, ये सब करना चाहिए कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई थी, कॉस्ट ऑफ, एमसीक्यू के अंदर भी ये 4 ऑप्शन दिए थे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए में ये आएगा। तो क्या क्या करना चाहिए कि कभी भी अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो ऑडिटर चेक करेगा कि फ्यूचर के अंदर जब वो नई मशीनरी लाएंगे तो क्या उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं तो केसेस कैसे रिजोल्व होंगे, इंक्वायरी करेंगे लीगल काउंसिल से। कंपनी का फ्यूचर का प्लान क्या और स्ट्रेटेजी क्या है वो अपन इवेल्युएट करेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर तो ऑडिटर को करने होते हैं। तो अब एमसीक्यू था कि कौन सा प्रोसीजर ऑडिटर को नहीं करना है, कौन सा प्रोसीजर ऑडिटर को नहीं करना है। ये देखो, बिलो दिस इज नॉट रिलेटिंग टू असेसिंग वेदर द कंपनी इज गोइंग कंसर्न और नॉट, कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं, उसके लिए ये प्रोसीजर नहीं करना है। कंपनी के पिछले साल के कैश फ्लो को कंपेयर करना फ्यूचर के कैश फ्लो से, पिछले साल के। तो कैश फ्लो और प्रॉफिट को, पिछले साल के कैश फ्लो प्रॉफिट को अगर नेक्स्ट आने वाले सालों से कंपेयर करना, ये नहीं करना होता, ये नहीं करना होता। ऑडिटर को क्या करना होता है, अगर राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑडिटर को ये करना होता है कि जो कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है, जो कंपनी प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाने वाली है, बजटेड कैश फ्लो, उसको इवेल्युएट करना है कि वो रिलायबल है या नहीं, अजम्पशन उसका सही है या नहीं। तो प्रीवियस ईयर के कैश फ्लो प्रॉफिट को नहीं कंपेयर करना होता। तो ये गलत आंसर है, ये वाला एमसीक्यू का आंसर है। अब देखो मैं 2 सेकंड बताता हूं। अब ये देखो, ये केस सिनेरियो 1 है, ये केस सिनेरियो 1 है। अब कहा गया यहां से, अब ये इतना बड़ा केस सिनेरियो कि कंपनी मरने वाली है, कंपनी के जो मैनुअल स्टेप कॉस्ट ऑफ लेबर कम करने वाली है, कंपनी नई मशीन लाने वाली है, क्योंकि कंपनी मरने वाली है तो उस वजह से अब ये सब वो करने वाली है, ठीक है ना? ये सब कर रही है। तो भाई अब इसके अंदर देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो मैंने तुमको अभी कराया ना। अभी देखो एक बार क्रॉस चेक करा रहा हूँ, एक आधे करा दूंगा ताकि तुमको मन की शांति हो जाए बस, ठीक है ना? बाकी भाई बड़ी मेहनत से बनाई है, कोई मतलब तुम टेंशन मतलब। देखो, मिनसान लिमिटेड के लिए ऑडिटर को अगर गोइंग कंसर्न असेस करना है तो कौन सा ऑडिट प्रोसेस उसे नहीं करना चाहिए, कौन सा ऑडिट प्रोसेस उसे नहीं करना चाहिए। तो ये देखो, इंक्वायर करना है लीगल काउंसिल से, ये तो करना चाहिए। मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए कि क्या नई प्लांट एंड मशीनरी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देगी, क्या ये करना चाहिए। फ्यूचर की प्लान और स्ट्रेटेजी क्या ये करना चाहिए, ये प्रोसेस उसको करनी चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए, कंपनी का जो कैश फ्लो एंड प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का वो डिस्कस करना चाहिए प्रोजेक्टेड से, ये नहीं करना चाहिए। तो ये इसका आंसर इसका ये वाला। तो ऐसे ही तुमको मिल जाएंगे भाई, मैंने बोला ना बड़ी मेहनत से बनाई है। तुमको ये वाला बुकलेट जो पूरी पूरी 200 पेज की वो नहीं करनी, ठीक है? वापस आ जाओ उधर।
सर सेकंड वाला एमसीक्यू केस सिनेरियो 1 का, इसके अंदर है कि कौन सा जो ऐसे 540 बोलता है ना कि कौन से एस्टिमेशन की हायर अनसर्टेनिटी है। मतलब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी सबकी होती है, एस्टिमेशन की आप कुछ भी एस्टिमेट करोगे तो अनसर्टेन है, ये होगा या ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी सबकी होती है, पर किसकी हायर अनसर्टेनिटी है, हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी किसकी है? तो भाई ये जो जजमेंट अबाउट पेंडिंग लिटिगेशन है, जजमेंट कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन पड़ा है कि कंपनी के ऊपर कोई केस वगैरह हुआ है, कंपनी पे कोई केस वगैरह हुआ है, तो उसका जजमेंट क्या आएगा, फेवर में भी आ सकता है, अपने अगेंस्ट भी आ सकता है। तो ये वाला जो केस है ना वो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, इसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। ये एमसीक्यू का क्रक्स हो गया इसके अंदर। फाइनली बहुत सिंपल है, ये भी वाला कुछ भी नहीं है कि यहां पर कभी भी एक है कि कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल करा हुआ है, कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल करा हुआ है, ठीक है, कंपनी पे कोई केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है कंपनी में, तो कंपनी ने वो चीज पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से डिस्क्लोज भी करी हुई है, कंपनी में वो चीज डिस्क्लोज करी हुई है। वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि बीइंग एन ऑडिटर आपको यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, साथ में आप सेटिस्फाई भी हो कि मैनेजमेंट ने जो भी कंक्लूजन लिया वो सही है, मैनेजमेंट ने जो भी कंक्लूजन लिया वो बिल्कुल सही है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, कंपनी पे कोई केस चल रहा है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी ने पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया हुआ है कि हम पे ये केस चल रहा है, ये केस चल रहा है। ऑडिटर सेटिस्फाई है, मतलब ऑडिटर सेटिस्फाई है कि मैनेजमेंट ने जो भी करा वो सही करा, तो सीधी बात है यहाँ पे मॉडिफाई तो नहीं करनी, यहाँ पर मॉडिफाई तो नहीं करनी क्योंकि ऑडिटर सेटिस्फाई है, ऑडिटर सेटिस्फाई, पर उसको यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है, यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना हो और कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो, ऑलरेडी डिस्क्लोज हो, तो वहां पे लगता है ईओएम पेरा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ईओएम पेरा लगेगा, ठीक है ना। मॉडिफाई नहीं करना, अदर मैटर पैराग्राफ नहीं देना, ईओएम पैराग्राफ लगेगा, क्योंकि ऑडिटर सेटिस्फाई था इसलिए मॉडिफाई नहीं होगी ओपिनियन, और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज थी चीज, इसलिए ओएम पैरा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद है कि कौन सा काम ऑडिटर का नहीं होता, कौन सा काम ऑडिटर का नहीं होता। तो देखो जो मॉनिटर करनी होती है ना कि लॉ एंड रेगुलेशन, कंपनी के अंदर जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, कंपनी में जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, इसलिए ये ऑडिटर चेक नहीं करता, ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट देखेगा कि हमारी कंपनी में लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद अब ये देखो, कंपनी को ना कुछ एक प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करनी थी, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने लोन लिया कि मेरे को कोई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करनी है, 25 लाख रुपए की है, जिसके लिए उसने कुछ वो आया और वो पैसा उसने कुछ टाइम के लिए एक बार साइड में रखा कि हाँ मेरे को मशीन लेनी है, मैं ले लूंगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, कोई एक मशीन मतलब लेनी थी ना, उसका हायर वर्जन खरीद लिया, बैंक से जब लोन लिया उसको बोला था कि मैं ये वाली मशीनरी खरीदूंगी, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की ये वाली मशीन खरीदूंगी, पर उसने बाद में क्या करा कि उसी का हायर वर्जन खरीद लिया, उसी मशीन का हायर वर्जन खरीद लिया लोन लेके। तो क्या ये डाइवर्जन ऑफ फंड है, कारो 2020 के अंदर रिपोर्ट करना है क्या? नहीं, ये कोई डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं है। कंपनी ने ठीक है मशीन ये बोली थी पर ये ले लिया, मशीन ये बोली थी ये ले ली, पर मशीन का काम तो सेम ही है ना, बिजनेस पर्पस तो सेम ही है। उसको कौन सी मशीन लेनी थी, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की, उसने वो ही ली, बस उसका हायर वर्जन ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2 आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड वाला केस सिनेरियो। अब ध्यान रखना यहाँ पे बोलेगा कि क्या कारों की रिपोर्टिंग इसके ऊपर लगेगी नहीं लगेगी, तो ये कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया था सेक्शन 8 कंपनीज पे कारों रिपोर्टिंग नहीं लगती, तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सेक्शन 8 कंपनी थी नहीं थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि एक कंपनी है एबीसी एंटरप्राइजेस, वो प्रमोट कर रही है, क्या कर रही है, क्रिकेट इन द रूरल एरिया, गांवों के अंदर क्रिकेट को प्रमोट कर रही है। वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो क्या करता है, वो जो प्रॉफिट का क्या करता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का, क्रिकेट को प्रमोट करने का, जो भी प्रॉफिट है वो केवल उसी जगह यूटिलाइज लेती है। तो मतलब ये सेक्शन 8 कंपनी, कारो नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर तुमको ध्यान रखना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट वापस से गिटान बांध लेना, इसके बहुत एमसीक्यू आते हैं, वापस से बता रहा हूँ मैं एक बार, वापस बहुत बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया, वापस बता रहा हूँ कि भाई अगर कभी हमेशा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, जब एनपीए होता है, एनपीए, तो अगर एनपीए हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो अपन उसका जो क्लासिफिकेशन अपन एनपीए उसका नहीं करेंगे, मतलब प्रोविजन उस पर नहीं बनाना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। पर यही बात अगर इनकम रिकॉग्नाइजेशन की है, इनकम रिकॉग्नाइजेशन की, कि जनरली एनपीए की इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब असली में कैश रिसीव हो जाए, तो भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो इनकम रिकॉग्नाइजेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जब तक कैश रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो जो एक्सेप्शन है वो है केवल क्लासिफिकेशन का, कि आप प्रोविजन मत बनाओ, क्लासिफाई एनपीए में मत करो, पर जो इनकम रिकॉग्नाइज करनी है, वो तो जब असली में जब तक रियलाइज ना हो जाए तब तक नहीं करें, ठीक है। और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की इज्जत होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट की इज्जत नहीं होती, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है किसी एडवांस की तो कोई मतलब नहीं अपन को, जो नॉर्मल एनपीए के जो नॉर्म्स है वही लगेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये फटाफट से इसको देख लो। ये देखो, जैसे 59 एग्रीकल्चर लोन था, 59 एग्रीकल्चर लोन दिए हुए, टोटल अमाउंट है 29 लाख रुपीस का, ठीक है ना। वो गारंटीड कर रखे यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट, तो कोई मतलब है यूपी गवर्नमेंट का? नहीं भाई, यूपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो अपन इसको एनपीए मानेंगे। अगर वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है तो एनपीए नहीं मानेंगे। और ये 6 लोन है, उसमें से 3 लोन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 3 लोन यूपी गवर्नमेंट ने दिए हुए, तो जो 50% अमाउंट है वो एनपीए होगा, क्योंकि 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए तो उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे, नॉट एनपीए। पर जो यूपी गवर्नमेंट वाले हैं वो तो एनपीए मानेंगे, तो 25 लाख रुपीस ईच, तो 25 इंटू 3 कर लेना, टोटल 75 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनपीए कितना हो गया? एक तो ये 29 लाख रुपीस का टोटल है, ये एनपीए हो गया, ठीक है, 29 लाख रुपये, और ये वाला तो एनपीए नहीं है, इसके अंदर 50% एनपीए, मतलब 25 लाख इंटू 3 अकाउंट, तो ये टोटल एनपीए हो जाए, ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक, के अंदर कौन सी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, कौन सी नहीं होती है? यार ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इसको मैं इन चीजों को समझाने पे नहीं जाऊंगा, वैसे मैराथन टाइप करा रहा हूं एमसीक्यू, तो इतना नहीं जाऊंगा डिटेल के अंदर। तो मैंने तुमको बताया था कि ओसीपीए की गर्लफ्रेंड, ये होता है कि ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ये चीजें कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। जैसे जी से था गारंटी, जो भी गारंटी अपन ने कस्टमर के बिहाफ पे दी, एफ से था फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, सी से कंटिंजेंटली लाइबल विच इज नॉट एक्नॉलेज एज डेट, ठीक है ना, पार्शियली पेड अप इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें। तो ये है कि ये सारी चीजें जो अपन को बैंक के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करनी है, इसका एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। तो कौन सी चीज कंटिंजेंट लायबिलिटी, कौन सी नहीं है? ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। पर यही जो भी आपने अनपेड सैलरी है स्टाफ की, जो अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज नहीं होती, क्योंकि वो अलग से टॉपिक में नहीं दिया कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसके अंदर नहीं होती। यही परसेंटेज ऑफ टोटल बिल परचेज बाय द बैंक, अब बैंक कुछ बिल परचेज करती है ना, बैंक का काम है कि वो बिल डिस्काउंट करा के परचेज वगैरह करती है, तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज नहीं होती। तो ये दोनों चीजें कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होती, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यही एमसीक्यू था। अब की ऑडिट मैटर पैराग्राफ कैसे डिटरमाइन होता है? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ मैंने बताया था, इसके लिए RJS, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ की कोई भी मैटर की ऑडिट है या नहीं, कैसे डिटरमाइन होगा? RJS, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, ऑडिटर ने डिसाइड करा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। जैसे जजमेंट, कहीं पे भी जजमेंट सिग्निफिकेंट है, मैनेज ऑडिटर के कहीं पे भी अपन ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर अच्छा खासा जजमेंट लिया है, ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे था सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन, कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ कहलाएंगे। तो भाई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ने जहां जजमेंट लिया है वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है वो भी केम होगा। पर आर से क्या था? जो भी रिस्क अपन ने असेस करी कि हाई रिस्क है, वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होता है। पर जो भी रिस्क असेस करिए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने रिस्क असेस करिए कि यहां पर रिस्क ज्यादा है, तो भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो रिस्क असेस करी है वो केएम नहीं होता। अगर ऑडिटर रिस्क असेस करता कि यहां पर रिस्क ज्यादा है तो केएम होता, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स का बहुत ही सिंपल जो आया हुआ था, ये पहले भी आया हुआ था, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन है कि जो दो सीए फर्म है वो आपस में मिलकर अपने जो क्लाइंट होते हैं, उनके बहुत सारे क्लाइंट लेट से हम दो सीए फर्म है ए और बी, हम दो सीए फर्म है, ए सीए फर्म है, बी सीए फर्म है, हमारे इसके मेरे इतने सारे क्लाइंट है, इसके इतने सारे क्लाइंट है। तो हमने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपन दोनों के एक साथ क्लाइंट को बुलाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट को एक साथ बुलाते हैं, सेमिनार करवाते हैं और उनसे थोड़ी सी फीस ले लेंगे, दोनों एक साथ मिलकर सेमिनार कराते हैं, इनको जीएसटी के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देंगे, मतलब जॉइंट सेशन करा दिया दोनों ने मिलकर अपने अपने क्लाइंट का एक साथ, तो वो अलाउ होता है। और फीस शेयर वो कर सकते हैं, फिर एक दूसरे को फीस शेयर कर सकते हैं कि जो भी उस सेमिनार वगैरह से सेशन से फीस है वो शेयर कर सकते हैं, अलाउ है। फिर उसके बाद मतलब केस सिनेरियो 3 शुरू हो गया था ना, ठीक है चलो। उसके बाद ईएसजी एसडीजी ऑडिट का क्वेश्चन है कि जो भाई ईएसजी एसडीजी ऑडिट के अंदर जो बीआरएसआर रिपोर्ट बनती है ना, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, उसके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। तो सेक्शन सी के अंदर जहां पर सारे के सारे प्रिंसिपल बताते हैं, प्रिंसिपल 1 से लेकर 9 तक होते हैं, तो उसके अंदर 2 बताया हुआ होता है, कुछ इंडिकेटर होते हैं मैंडेटरी, कुछ होते हैं लीडरशिप इंडिकेटर, कुछ मैंडेटरी और कुछ लीडरशिप, ठीक है ना, कि ये तो देने कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। तो कंपलसरी इंडिकेटर में क्या आएगा? एमसीक्यू के अंदर आया हुआ था, कंपलसरी में क्या आएगा? जो भी आपने उस साल
साल एमिशन करा, जो भी आपने एमिशन करा, ग्रीन हाउस गैस, CO2 वगैरह, वो आपको कंपलसरी बतानी है, कंपलसरी। ये कंपलसरी हो गया, ये मैंडेटरी हो गया। ऑप्शनल क्या होगा कि जो भी चीज लीडरशिप है, कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं, मेरा क्या प्लान है, मैं फ्यूचर में लोगों को जागरूक करूंगा, फ्यूचर में अवेयरनेस करूंगा, फ्यूचर में नई मशीन खरीद के लाऊंगा, फ्यूचर में नई मशीन खरीद के लाऊंगा जिससे एमिशन कम होगा, फ्यूचर में मैं पेट्रोल की जगह सोलर पैनल लगा दूंगा, सोलर पैनल एनर्जी यूज लूंगा। तो फ्यूचर में क्या करने वाले हो, मतलब एक तरह से लीडरशिप की, तुम्हारा फ्यूचर में क्या प्लान है एनर्जी कंजम्पशन का, ये लीडरशिप इंडिकेटर है कि इसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं। ठीक है। ESG एसजीजी का बहुत सिंपल है कि एक क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया हुआ था कि फ्यूचरिस्टिक, तुम्हारा फ्यूचर में क्या तुम्हारा फ्यूचर में प्लान है कि तुम एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा कम करोगे और साथ में सोलर एनर्जी यूज करोगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, तो तुम्हारा ये प्लान है। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, प्रिंसिपल नंबर 6 अप्लाई होगा, क्योंकि आप एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हो एनर्जी कम यूज लेके। ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स का एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एक MCQ मतलब आया हुआ था डिसीजन कि अगर मैं CA प्रैक्टिस हूं, अगर मैं CA प्रैक्टिस हूं तो भी मैं मेंबर बन सकता हूं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर बन सकता हूं, किसमें, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका मैं बोर्ड ऑफ मेंबर बन सकता हूं, अलाउ होता है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स का आया था कि भाई ये पहले के डिसीजन से कि मैं इक्विटी रिसर्च का एडवाइजर तो बन सकता हूं, मैं एडवाइस तो दे सकता हूं कि कौन सी इक्विटी खरीदनी चाहिए, कैसे, मतलब एक बेसिक एडवाइस मैं दे सकता हूं। ठीक है, पर मैं अब उसकी डिटेल रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता, बट कैन नॉट पब्लिश द डिटेल रिपोर्ट ऑफ इक्विटी रिसर्च। ठीक है सर। अब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 4 आ गया। 4 के अंदर क्या है सर, ऐसे 705 बोलता है कि एक कोई सब्सिडरी थी, एक कोई सब्सिडरी थी, उस सब्सिडरी को आपने कंसोलिडेट नहीं करा, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, उस सब्सिडरी को आपने कंसोलिडेट नहीं करा, उस सब्सिडरी को, कि लेट्स से मैं रिलायंस लिमिटेड था, मैं रिलायंस लिमिटेड था, मेरे नीचे A, B, C ये 3 सब्सिडरी थी, ये 3 सब्सिडरी थी, मैंने इनको था, अब मैंने C को कंसोलिडेशन में इंक्लूड ही नहीं करा, C को कंसोलिडेशन में इंक्लूड ही नहीं करा, तो भाई अगर उसका इंपैक्ट वो सब्सिडरी मटेरियल और परवेसिव है, मटेरियल और परवेसिव है, तो मैं उस पर एडवर्स ओपिनियन दूंगा, तो मैं उस पर एडवर्स ओपिनियन दूंगा। वो सब्सिडी मटेरियल परवेसिव तो उस पर एडवर्स ओपिनियन। देखो मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, तो क्योंकि मैंने वीडियो के पहले ही बोल दिया मैराथन टाइप है, अगर तुम समझ रहे हो कि बिल्कुल ही सर एक एक चीज क्लास में समझाते हो वैसे एक एक चीज का बिल्कुल डिस्क्रिप्शन, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, मैराथन टाइप है ना, प्लीज थोड़ा भाई समझो ना, मैराथन है पर तुमको अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है ना, बेसिक। तो वो है कि मैं इतना जूम करके चलूँ, तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको वापस से पॉलिश कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को, बस। ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी तो होगा यार। अब तुम बोलोगे नहीं अगर तुमको चाहिए कि डिटेल वीडियो चाहिए कि सर नहीं बिल्कुल डिटेल में लिया हुआ, मैं वो भी ले आऊंगा, बोल देना, और तो क्या है भाई, कर लेंगे तुम्हारे लिए थोड़ी मेहनत और। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्लियर है, तो उनको समझ में आ रहा होगा यार तुमको ये। चलो फिर अब ऐसे 705, ऐसे 710 का क्वेश्चन आया था। ऐसे 710 बहुत सिंपल बोलता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कि जो मैं कोरस्पॉन्डिंग ओपी, जो मेरे कोरस्पॉन्डिंग फिगर है, जो भी मेरे कोरस्पॉन्डिंग फिगर है, मैं उन पे जनरली ओपिनियन नहीं देता। मैं जो ओपिनियन देता हूं मैं केवल करंट ईयर पे ओपिनियन देता हूं। जो मेरे दो होते हैं ना, कि एक तो होता है कि करंट ईयर के फिगर है, उसके पास में होते हैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर, कोरस्पॉन्डिंग फिगर। तो जनरली जब भी कोरस्पॉन्डिंग फिगर प्रेजेंट होते हैं तो मैं केवल करंट ईयर पे ही ओपिनियन देता हूं, कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे ओपिनियन नहीं देता। अनलेस इसके कुछ केस होते हैं, इसके कुछ केस होते हैं कि जब पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट भी क्वालिफाइड थी, जब पिछले साल की प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट भी जब क्वालिफाई थी, तब मैं बता दूंगा कि भाई पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई थी और इस बार भी वो गलती एग्जिस्ट करती है, तो बात अलग है। या फिर पिछले साल कोई गलती एग्जिस्ट करती थी, पिछले साल प्रीवियस ईयर में कोई गलती एग्जिस्ट करती थी पर उस वक्त वो पकड़ में नहीं आई थी, उस वक्त वो पकड़ में नहीं आई, इस साल पकड़ में आई वो गलती, इस साल पकड़ में आई। ठीक है, तो इन दो तीन केसेस के अंदर मेरे को कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे भी वापस ओपिनियन देनी पड़ेगी। मतलब कोरस्पॉन्डिंग मेरे जो ओपिनियन होगा वो कोरस्पॉन्डिंग फिगर को भी रेफर करेगा, मेरा ओपिनियन कोरस्पॉन्डिंग फिगर को भी रेफर करेगा। बाकी मैं जनरली केवल करंट ईयर पे ही ओपिनियन देता हूं, कोरस्पॉन्डिंग पे नहीं देता हूं। बस ये वही बात हो गई कि मैं जनरली शैल नॉट रेफर द कोरस्पॉन्डिंग फिगर, मेरी ओपिनियन। बट अनलेस यहाँ पे करके बोल दिया कि जब प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड थी या फिर सफिशिएंट एविडेंस था कि एमएमएस एग्जिस्ट करती है पिछले साल में, पर पिछले साल में वो गलती पिछले ऑडिटर ने नहीं ढूंढी थी और मेरे को मिल गई पिछले साल की गलती। ठीक है ना। अब ऐसे 710 वाला क्वेश्चन हो गया, जब पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है पिछले साल का, तो मुझे क्या करना होता है, मेरे को दो चीजें करनी होती है। पिछले साल का अनऑडिटेड है, एक तो मुझे अदर ऑडिट मैटर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, ओएम पैराग्राफ में, कि पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड, एंड साथ में ओपनिंग बैलेंसेस को मुझे चेक करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं पे भी मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है।
फिर ऐसे 705 बोलता है कि अपन को ऐसे 700 की ऑडिट रिपोर्ट है, तुमको याद होगा ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो अपन में पढ़ा था ताओ भी जीके में आओ एसपीडी, मतलब ये ट्रिक थी याद करने की, अब छोड़ो, जिसके तुम मेरे से नहीं पढ़े तो वो ट्रिक अलग होगी तुम्हारी याद करने की। तो वहां पर कुल मिला के अपन को एम से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी होती है। अपन जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें अपन को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी होती है ऑडिट रिपोर्ट में, कि मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसकी हेडिंग क्या होगी, एमसीक्यू आया था, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसकी हेडिंग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एमसीक्यू आया था। साथ में अगर मैंने किसी भी चीज पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दिया, मैंने किसी भी चीज पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दिया, तो मैं सेम चीज पे मतलब एक मैटर है, ये कोई मैटर, कोई भी एक स्पेसिफिक मैटर है, एक ये कोई स्पेसिफिक मैटर है कि कोई केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, लोन के अंदर कुछ गलती है, अगर मैं उस मैटर पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे चुका हूं, तो उस मैटर पे मैं वापस से ईओएम पैराग्राफ नहीं दे सकता, उस मैटर पे वापस से ईओएम पैराग्राफ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस पे क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे चुका हूं उस मैटर पे, ठीक है ना। तो ईओएम पैराग्राफ में नहीं दे सकता अगर मैं उस मैटर को पहले क्वालिफाइड वर्ड्स कर चुका हूं। तो इसकी लैंग्वेज थी ये वाली, जो अपन को एमसीक्यू के अंदर आंसर था ना, आंसर के अंदर लैंग्वेज ये है कि ईओएम पैराग्राफ कैन बी एडेड, वो ऐड कर सकते हो इफ ओपिनियन इज नाइदर क्वालिफाइड और नॉन एडवर्स, कि आपने ना तो उस ओपिनियन आपके उस मैटर पे क्वालिफाई करिए या एडवर्स करिए उन पर्टिकुलर मैटर पे, तो आप दे सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद तो अब यहाँ पे भी सेम है कि एक ना एक जैसे वही रिलायंस लिमिटेड, लेट्स से रिलायंस लिमिटेड है, उसने ए बी सी तीन सब्सिडरी है, तो उसने क्या करा, ए और बी का कंसोलिडेशन कर लिया, सी को कंसोलिडेशन में नहीं लिया, सी को कंसोलिडेशन में नहीं लिया। तो वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मैंने सी को कंसोलिडेशन में मत लिया, आप मॉडिफाई मत करो, आप ओपिनियन को मॉडिफाई मत करो, मैं इसका डिस्क्लोजर दे देता हूं ना, मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सीएफएस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे देता हूं, मैं डिस्क्लोजर में लिख दूंगा कि मैंने सी नाम की सब्सिडरी को का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, मतलब उसको सीएफएस में इंक्लूड नहीं करा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे देता हूं, मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है। तो क्या मैं उसकी बात मान लूं, मैं मॉडिफाई नहीं करूं ओपिनियन, भाड़ में जा भाई, तू डिस्क्लोजर दे या मत दे वो फालतू बात है, तूने उसको इंक्लूड नहीं कराना सीएफएस के अंदर, वो तेरी गलती है, वो तेरी गलती है, एफआरएफ के हिसाब से तूने काम नहीं करा, एफआरएफ के हिसाब से तूने काम नहीं करा, इंडेस जो बोलता है, तो मैं तो मॉडिफाई करूंगा, तेरे को डिस्क्लोजर देना नहीं देना वो तेरी बात है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, वो तू दे, पर मेरी रिस्पांसिबिलिटी ओपिनियन देना सही से, तो मैं तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई एडवर्स जो भी होगा करूंगा, ठीक है। तो उसने एक मटेरियल सब्सिडरी को कंसोलिडेशन में नहीं करा उसने, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं डिस्क्लोज कर देता हूं ये फैक्ट नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, पर फिर भी मुझे ऑडिटर को ओपिनियन में मुझे तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। सबसे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 5 आ गया कि भाई अगर मैंने सेम ईयर, ये बहुत सिंपल है, बैंक ऑडिट वाला है, बैंक ऑडिट का एक क्वेश्चन है बैंक ऑडिट के अंदर, कि अगर मैंने सेम ईयर मैंने किसी ब्रांच की स्टॉक ऑडिट करी है, मतलब बैंक होते हैं ना, बैंक हो, ये बैंक है, ये बैंक है। अब बैंक कभी कभार ऑडिटर को अपॉइंट कर लेता है, लेट्स से कि रिलायंस ने लोन लिया हुआ है, रिलायंस ने इस बैंक से लोन लिया हुआ है, रिलायंस ने इस बैंक से लोन लिया है, तो रिलायंस ने इस बैंक से लोन लिया है, मतलब ड्रॉइंग पावर इसकी नहीं की हुई है, तो रिलायंस ने बोला कि हमारे पास 50 करोड़ का स्टॉक है, 50 करोड़ का स्टॉक है, तो ये बैंक है, इसने रिलायंस ने 50 करोड़ का लोन, तो बैंक क्या करती है, एक सीए को अपॉइंट कर देती है, एक सीए को अपॉइंट कर देती है कि तू जा और जाके चेक करके आ कि रिलायंस के पास असली में 50 करोड़ का स्टॉक है या नहीं, असली में 50 करोड़ का स्टॉक है या नहीं। तो बैंक ने मुझे स्टॉक ऑडिट दे दी, बैंक ने मुझे स्टॉक ऑडिट दे दी। तो स्टॉक ऑडिट एक तरह का इंटरनल असाइनमेंट होता है, क्या होता है, इंटरनल, बैंक का इंटरनल असाइनमेंट है। तो अगर बैंक ने मुझे कोई इंटरनल असाइनमेंट दे दिया, सेम ईयर स्टॉक ऑडिट दे दी, तो मैं सेम ईयर इस वाली बैंक की स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस इशू आ जाएगा, क्योंकि मैंने उस बैंक के लिए इंटरनल असाइनमेंट कर लिया, मतलब एक स्टॉक ऑडिट कर ली, तो मैं सेम ईयर उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन था, लैंग्वेज भी मैंने दे दी है। अब ये फिर आप ऑडिट ऑफ बैंक का था कि बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन था, वैसे जनरली बैंकिंग कंपनी का था, ये तो मैंने तुमको समझने के लिए दे दिया, नेशनलाइज बैंक वाला, ठीक है। फिर ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, उसका रिम्यूनरेशन कौन देता है, भाई सीधी बात है, शेयर होल्डर देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जो बैंकिंग कंपनी है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते, और नेशनलाइज बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, पर बैंकिंग कंपनी है तो उसमें तो शेयर होल्डर करेंगे एजेम में, तो क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का था, ठीक है। पर नेशनलाइज बैंक होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेता, पर दोनों केस में आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है ना, एमसीक्यूसी के लिए था। अब ये को हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट है, हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट है कि मैं बैंक की ऑडिट कर रहा हूं, मैं बैंक की ऑडिट कर रहा हूं, किसी ब्रांच के कॉन्करेंट ऑडिटर बैंक है, कोई सा भी ऑडिटर, ठीक है, किसी ब्रांच के अंदर बहुत सारे कैश आया हुआ, बहुत सारा
कैश आया हुआ है, ब्रांच है, मैं किसी बैंक की ऑडिट कर रहा हूँ, ये बैंक की ब्रांच है, कोई बैंक की ब्रांच है। तो इस बैंक के अंदर बहुत सारे हाई वैल्यू डिपॉजिट है कि लोग बाग आके 50-50 500 करोड़ कैश जमा करा के जा रहे हैं, लेट से 500 करोड़ के कैश जमा करा के जा रहे हैं। तो भाई इतने बड़े बड़े बैंक के अंदर ये सब जमा हो रहे हैं रुपए, मतलब इतने बड़े बड़े अमाउंट के डिपॉजिट हो रहे हैं ब्रांच में। तो बीइंग एन ऑडिटर मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो भी बंदा रुपए जमा करा रहा है 500 करोड़ के, ये बंदे की केवाईसी प्रॉपर तो है ना, पता चला कोई आतंकवादी टाइप बंदा हो भाई साहब, कोई खराब आदमी गंदे गंदे रुपए जमा करा रहा हो, इसकी केवाईसी तो प्रॉपर है, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह तुम्हारे पास है। उससे मैं पर्पस पूछूंगा, मतलब मैं देखूंगा कि मैं ऑडिटर हूं, मैं तो देखूंगा कि बैंक वालों ने उससे पर्पस पूछ लिया ना, उससे प्रूफ ले लिया ना कि भाई तू ये रुपए जमा क्यों करा रहा है, बिजनेस पर्पस है या क्या पर्पस है, ये सब चीजें उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में जानूंगा, ये मेरा काम। ठीक है, तो एक ये होता है कि मेरे को ये जानना है, तो ये देखो मैं वेरीफाई करूंगा कि रीजन क्या है, रीजन क्या है, तो इतने हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट क्यों जमा करा रहा है, बिजनेस वगैरह तो क्या करता है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है क्या इस कैश ट्रांजैक्शन में, कि ये बंदे ने कोई भी डिस्क्रिपेंसी तो नहीं कि जोल जपाटे वाले काम कर रहा हो, वो मैं चेक करूंगा। ठीक है ना, और साथ में रिकॉर्ड ऑफ करेंसी ट्रांसफर टू द चेस्ट। अब ये देखो, जब भी आप बैंक में रुपए जमा कराते हो तो बैंक के पास बहुत सारा कैश हो गया, इस वाली बैंक के पास बहुत सारा कैश ही कैश हो गया, 500 करोड़ 1000 करोड़। वो इतना सारा पैसा खुद की बैंक में नहीं रखती, खुद की बैंक में नहीं रखती, इनकी एक ब्रांच होती है, हर एक बैंक की जनरली अपनी अपनी एक ब्रांच होती है जो आरबीआई कंट्रोल करता है उसको, जनरली उतना डिटेल में मत जाओ। इनकी एक करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन होती है, क्या बोलते हैं उसको, करेंसी चेस्ट ब्रांच, करेंसी चेस्ट ब्रांच, कि जो भी आपकी बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो वो एक्स्ट्रा पैसा इधर डाल दो। तो ये एक तरह का लॉकर हो गया, एक तरह का लॉकर हो गया, बैंक का खुद का लॉकर हो गया कि मेरे इस ब्रांच के पास बहुत सारा कैश पड़ा था, तो वो सारा पैसा इधर ट्रांसफर करा देगी, कि वो सारा पैसा इधर जमा करा के आ जाएगी, सारा पैसा इस वाली ब्रांच के पास जमा करा के आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, करेंसी चेस्ट ब्रांच, करेंसी चेस्ट ब्रांच। तो जब भी ये वाली ब्रांच, जब भी ये वाली ब्रांच इस ब्रांच को पैसा ट्रांसफर कर रही है, तो जब भी ट्रांसफर करते हो ना, तो ये वाली ब्रांच उसको मेल करती है, ये वाली ब्रांच उसको मेल करती है कि देख भाई मैंने तेरे यहाँ पे 500 करोड़ रुपए भिजवाए हैं, तू कंफर्म कर दे तेरे पास मिले नहीं मिले, तेरे को मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो बस ऑडिटर देख लेगा कि इन्होंने कोई भी पैसा अगर इधर से उधर ट्रांसफर करा तो उसको पैसा मिला नहीं मिला, उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था नहीं था। तो ये देखो, तो ये कि वो रिकॉर्ड चेक कर लेगा करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन जो रेमिट करा उसके रिकॉर्ड प्रॉपर्ली है या नहीं, जो अपन ने रेमिट करा उस चेस्ट ब्रांच को। ठीक है, तो अब ये देखो, इसके गिवन केस के अंदर यही हुआ था, गिवन केस के अंदर यही हुआ था कि जो बैंक ब्रांच है ना, बैंक ब्रांच उसने बहुत सारा पैसा करेंसी चेस्ट ब्रांच को भेजा था, कि उसके 500-600 करोड़ एक्स्ट्रा थे उधर भेजा। तो मैंने बोला कि ये वाली ब्रांच इस वाली ब्रांच को मेल करती है, ये वाली ब्रांच को मेल करती है कि देखो मैंने इतना पैसा भेजा है तुमको, ईमेल पे इंटीमेशन देती है। ठीक है ना, तो अब ऑडिटर चेक करेगा कि इसने इंटीमेशन दिया नहीं दिया, पर कुछ दिक्कत हो गई कि ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली जो ब्रांच है ये बता नहीं पाई, वो शो नहीं कर पाई, उससे ईमेल डिलीट हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए, कि वो शो नहीं कर पाई कि मैंने असली में इसको ईमेल करा या नहीं करा, मैंने इसको ईमेल करा या नहीं करा। तो अब क्या करना है इस केस में, क्या करना है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है इस गिवन केस के अंदर, बस उसको समझा दो, बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है ना, उस ब्रांच मैनेजर को प्यार से समझा देना बैठ के, कि क्या करना है ऑडिटर को, उसको प्यार समझाओ, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ऑफ ईमेल। उसको समझा दो कि भाई जो तूने ईमेल करा था उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको संभाल के रख, कि कभी मैं अगली बार आऊंगा तो मैं चेक करूंगा आगे के जो ईमेल है, इसलिए उसको बस प्यार से समझा दो और कुछ नहीं करना। और बस देख लेना कि जो नेक्स्ट ऑडिट पीरियड है, जब तुम आगे ऑडिट करने आओ, जो नेक्स्ट ऑडिट पीरियड, उस वक्त वो सारे ईमेल और सॉफ्ट कॉपी जो भी ईमेल वगैरह डॉक्यूमेंट्स है वो सब संभाल के रखे, वो सब संभाल के रखे, क्योंकि अभी तो संभाल के नहीं रख पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बस प्यार से तुम समझा देना और कोई भी एक्शन मत लेना। ये कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये कोई मेजर इरेगुलरिटी नहीं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी कुछ हो जाए तो ऑडिटर का क्या एक्शन रहेगा, ये रहेगा कि वो बस प्यार से उसको समझा देगा ब्रांच के मैनेजर को। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 6। अब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 6 के अंदर क्या हुआ कि सीएफओ को एक फेक कॉल आया, सीएफओ कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है उसको फेक कॉल आया, किससे, मैनेजिंग डायरेक्टर से। मैनेजिंग डायरेक्टर फेक कॉल करके बोल रहा है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं था वो, असली में फ्रॉड वाले बंदे नहीं होते, वो फोन करके बोल रहे कि इस अकाउंट के अंदर इतने पैसे जल्दी से ट्रांसफर करो। तो किस तरह का फ्रॉड है, ये होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग होता है ना कि कोई दूसरा बंदा अपने आप को शो करता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, मतलब वो प्रिटेंड करता है कि मैं कोई दूसरा इंसान हूं, वो ऐसा शो करता है। अब ऊपर वाला जो साइबर अटैक इंसिडेंट है वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आप रिपोर्ट कर सकते हो, केएम के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ के अंदर क्वेश्चन था कि क्या 2017-18 के अंदर वो टॉप 500 लिस्टेड कंपनियां, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी था,
तो क्या उसको BRSR रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी था क्या? तो नहीं भाई, 2017-18 के अंदर जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी है वो वॉल्यूंट्री बेसिस पे, वॉल्यूंट्री उनकी इच्छा हो तो वो BRSR रिपोर्ट अटैच कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं था। ठीक है भाई। और फिर 5 तरह की कैपिटल होती है जो मैंने CC पढ़ाए थे ना तुमको, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ऐसे ह्यूमन कैपिटल, वो सब पढ़ाए थे मैंने तुमको, ठीक है ना, वो सारे बताए थे मैंने। तो भाई वो वाली फाइनेंशियल कैपिटल, ये सब चीजें, तो नेचुरल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, तो उसके अंदर जो पेटेंट होता है, पेटेंट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल। यही जो सोलर इक्विपमेंट है कि कोई भी प्लांट मशीनरी खरीदी, सोलर इक्विपमेंट खरीदा अपन ने उस तरह का, तो सोलर इक्विपमेंट नेचुरल कैपिटल, क्या है वो? नेचुरल कैपिटल है, जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ने नेचुरल बनाए, वो नेचुरल। ठीक है, तो MCQ में आया था भाई, पेटेंट होता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोलर कैपिटल होता है नेचुरल कैपिटल, सीधी बात है। अब डिजिटल ऑडिट, डिजिटल ऑडिट के अंदर है कि मैं डिजिटल ऑडिट में किसी कंपनी के सिस्टम की ऑडिट कर सकता हूं क्या? मैं किसी कंपनी की, मैं कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, मैं कंपनी का स्टैट्यूटरी। अब जो कंपनी का जो सिस्टम है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, मैं कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हूं, मैं कंपनी का स्टेट ऑडिटर भी हूं। क्या मैं कंपनी के सिस्टम की ऑडिट भी कर सकता हूं क्या, कि उसके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह जो सिस्टम से निकल रहा है वो सही निकल रहे नहीं निकल रहे हैं? जो कंपनी की अकाउंटिंग, कि मैं डाल रहा हूं XYZ चीज, तो पता चला बाहर कुछ और आ रही है, मैंने डाला 500 का फिगर, पर वो सिस्टम गलती से 5 लाख का ले रहा है, तो उनका सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा, मैं सिस्टम की ऑडिट कर सकता हूं क्या? तो हाँ, मैं जनरली कर सकता हूं, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो मैं सिस्टम की ऑडिट कर सकता हूं। बट प्रोवाइडेड मैं कभी सिस्टम के, मैं इस वाले सिस्टम के बनाने में इन्वॉल्व नहीं था, उस सिस्टम को बनाया और इंप्लीमेंट भी मैंने ही कराया था, तो नहीं कर सकता। पर उस सिस्टम को मैंने कभी अलग से, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने कभी रिव्यू नहीं करी, तो मैं कर सकता हूँ। तो भाई बस मैं रिव्यू, मैंने इन केस ऑफ स्क्रूटनी रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन्फॉर्मेशन नॉट इन्वॉल्व, मैं उस फाइनेंशियल डाटा की इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं था, कि मतलब इस सिस्टम के अंदर जो फाइनेंशियल डाटा वगैरह मैंने नहीं डाले थे, तो फिर अलाउ है कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इस सिस्टम ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है सर। अब इंटीग्रेट केस सिनेरियो 7 आ गया, बैंक ऑडिट का है मोस्टली इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या आता है 7, इसके अंदर इसने बोला कि आप इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करोगे, जो बैंक है वो इंटरेस्ट इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करेगा बैंक ऑडिट के अंदर। तो देखो उसने 5 लाख रुपए, जो सीधी बात है, होता है ना कि एनपीए अगर हो गया, वो अगर एनपीए हो गया तो एनपीए की इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, एनपीए की इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गारंटी दी हो तो भी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा जब तक मुझे रिसीव ना हो जाए। तो ये देखो शॉर्ट टर्म क्रॉप थी, वो 1 सीजन से ओवरड्यू हो गई, तो भाई शॉर्ट टर्म क्रॉप जब 1 सीजन से ओवरड्यू हो जाती है तो वो एनपीए नहीं होती। शॉर्ट टर्म क्रॉप अगर 2 सीजन से ओवरड्यू हो जाती है, अगर 2 सीजन से ओवरड्यू हो जाती है तो वो एनपीए कहलाती है। जब 2 सीजन से ओवरड्यू हो गई ना, तब वो एनपीए कहलाती है, 1 सीजन पे ओवरड्यू नहीं कहलाती। तो मतलब ये एनपीए नहीं हुआ, एनपीए नहीं हुआ, आप इसको इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो 5 लाख की। ठीक है, अब यही है कि 7 लाख जो है ना वो गारंटी करे हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तमिलनाडु वगैरह ने 50-50%। तो भाई किसी ने भी गारंटी करे हो, 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो गया, मतलब एनपीए हो गया, तो मैं इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, तो केवल 5 लाख की इनकम रिकॉग्नाइज करनी। ठीक है ना। अब बैंक ऑडिट का वही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बोला, गवर्नमेंट गारंटी दी हुई है, इंटरेस्ट 7 लाख का है, उसके अंदर इक्वल गारंटी दी, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, 50% तमिलनाडु ने गारंटी दी। तो एनपीए कितने अमाउंट का होगा? जितने अमाउंट का स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है वो एनपीए होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 50% गारंटी दी है, तो 7 लाख का 50% 3.5 लाख। बैंक ऑडिट के अंदर वही था कि जब भी अपन एनपीए को सेल करते हैं, एनपीए को सेल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है, जो एनपीए को अपन ने सेल करा, अगर एनपीए सेल करने पे कोई प्रॉफिट आया, एनपीए सेल करने पे कोई प्रॉफिट आया, तो उसको पीएनडल में नहीं डालते, उसको प्रोविजन बनाए रखते, रिजर्व बनाए रखते, उसका रिजर्व। तो बस वो ये कैन नॉट बी ट्रांसफर टू पीएनडल, उसका एक प्रोविजन रिजर्व बना के रखना। प्रोफेशन एथिक्स का फिर क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सेटिंग अप वेज इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव प्लान ये होते हैं कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए वेज इंसेंटिव प्लान बना के दे रहे हो, कि अगर किसी भी लेबर ने इतना प्रोडक्शन करा तो आप उतना उसको पैसा देना, उससे ज्यादा करा तो उतना पैसा देना, या फिर प्राइस फिक्सेशन करना कि आपको प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, तो ये सब आप दे सकते हो, मतलब ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। पर जो पीरियोडिकली ऑडिट कर रहे हो या फिर आप टैक्स मैटर पे एडवाइस कर रहे हो, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं, ये दोनों चीज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं होती। फिर इंटीग्रेट केस सिनेरियो 8, इंटीग्रेट केस सिनेरियो 8 के अंदर अगर आपको याद हो, ऐसे 705 के अंदर आपको दिया हुआ है कि लिस्टेड कंपनी, मतलब ऐसे 705 में नहीं, वो एलओडीआर के अंदर, सेबी एलओडीआर के अंदर लिस्टेड कंपनी की अगर आप ऑडिट कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी की अगर ऑडिट कर रहे हो, तो अगर आपने Q1 Q2 वो वाला सीन नहीं था, Q1 Q2 Q3 और क्या पे आ गया Q4 ही आ जाता है, मतलब पूरा साल आ गया। तो अगर आपने, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने रिजाइन करा 15 नवंबर को, 15 नवंबर को रिजाइन करा, 15 नवंबर का आता है, 15 नवंबर आता है इस जगह, तो मतलब Q2 खत्म होने के बाद, Q2 खत्म होने के बाद अगर आप 45 दिन में रिजाइन कर दो, Q2 कब खत्म होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
सितंबर के अंदर Q2 खत्म हो जाता है। सितंबर कितने 30 दिन का होता है, 30 दिन का। तो इससे अगर आप 45 डेज निकालोगे, इससे 45 डेज कितने होते हैं, इससे 45 डेज होते हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर 30 सितंबर से अगर 45 डेज गिनोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर क्योंकि 31 दिन का होता है, हाँ, तो ये 45 डेज हो गए 14 नवंबर। अगर आप 14 नवंबर तक रिजाइन कर देते, 14 नवंबर तक रिजाइन कर देते, तो आप केवल Q2, आपको केवल Q2 की ऑडिट ही करनी थी। लिस्टेड कंपनी में आपको केवल Q2 की ऑडिट ही करनी थी। अगर आप क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज के अंदर ही रिजाइन कर दिया, क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज के अंदर रिजाइन कर दिया, तो आपको केवल पिछले वाले क्वार्टर, मतलब केवल Q2 की रिजाइन करनी थी। पर गिवन केस के अंदर 15 नवंबर को रिजाइन करा उसने, 15 नवंबर को। तो अगर उसने 15 नवंबर को रिजाइन करा है, मतलब 45 दिन बाद रिजाइन करा उसने, 45 डेज बाद रिजाइन करा, तो उसको भाई Q3 की भी ऑडिट करनी पड़ेगी। गिवन केस के अंदर Q3 की ऑडिट भी उसको ही करनी पड़ेगी। तो Q2 की भी करेगा, Q3 की भी करेगा। और साथ में गाइडलाइन है, अगर किसी ने Q1, Q2, Q3 तीनों की ऑडिट करी है, तो पूरे साल भर की ऑडिट भी उसी को करनी पड़ेगी। तो मतलब सारी ऑडिट उसी को करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने 45 डेज के बाद में उसने रिजाइन दिया। तो वो ये इज आफ्टर द 45 डेज, तो इसलिए उसने तीनों क्वार्टर की उसको ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी। और तीनों क्वार्टर की अगर वो करेगा, तो उसकी पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट भी उसी को साइन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। अगर मैनेजमेंट ने अपन पे कोई लिमिटेशन लगाया और वो मना कर रहा है कि मैं वो लिमिटेशन नहीं हटाऊंगा, मैं वो लिमिटेशन नहीं हटाऊंगा, तो उस केस के अंदर अपन को देखना है कि कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है क्या, कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है क्या, कि अपन को कोई मैनेजमेंट अपन को कोई काम नहीं करने दे रहा, कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर सकता, मतलब कि मैं तुमको ये नहीं करने दूंगा। तो अपन देख ले कि अपन उसको अल्टरनेटिव तरीके से अपन को ये काम करके साई ले सकते हैं क्या, सफिशिएंट एंड एविडेंस। ठीक है, डायरेक्ट से क्वालिफाई मत कर देना रिपोर्ट, पहले देखो कोई अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो क्या। अगर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं कर पाओ, तो फिर क्वालिफाई करना होता है। अब ये देखो, अगर ऑडिटर 14 नवंबर को रिजाइन कर देता, तो मैंने कहा ना वो विथ इन द 45 डेज है, तो केवल उसको Q2 की ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, फिर इतनी आगे की नहीं करनी, बस खत्म। अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन साई, ऑडिटर को साई नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले भाई सीधी बात है, वो सबसे पहले देखेगा कि विड्रॉल मैंडेटरी है, तो सबसे पहले देखेगा कि विड्रॉ कर लेता हूं मैं कोई ऑडिट कर रहा हूं और मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, और अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा, अनलिस्टेड कंपनी के अंदर एक गाइडलाइन है जो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है, कि अगर ऑडिटर है, अनलिस्टेड कंपनी का कोई ऑडिटर है, वो कभी भी ये कहकर रिजाइन नहीं कर सकता, मतलब जो रिजाइन कर रहा है उसमें ये रीजन नहीं डाल सकता। क्या रीजन नहीं डाल सकता वो, दैट आई एम प्रोफेशनली प्री ऑक्यूपाइड, कि मेरे पास पहले से बहुत सारा काम है, इसलिए मैं आपकी ऑडिट नहीं करूंगा, ये कह के रिजाइन कर दिया। ये अलाउ नहीं है भाई, ये अच्छा नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी, ठीक है ना, ये अलाउ नहीं होगा। इंटीग्रेट केस सिनेरियो 9, हम उसके बाद आते हैं ऐसे 299 का क्वेश्चन है कि भाई कभी भी जॉइंट ऑडिटर होते हैं, जॉइंट ऑडिटर के केस में अपन को पता है कि जनरली उनको कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है। पर अगर कभी दोनों अलग अलग बोल रहे कि नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं सही है, वो बोल रहा है कि हमको ऑडिट रिपोर्ट में, कोई बोल रहा है क्वालिफाइड है, कोई बोल रहा है एडवर्स है, कोई बोल रहा है डिस्क्वाली, कुछ भी है, ठीक है ना। तो अगर वो एग्री नहीं हो रहे एक साथ, तो आप करो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग इशू कर दो, चलेगा। बस अबर मैटर पैराग्राफ के अंदर आप वो बता देना कि हमने अलग अलग सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है। इसके बाद अगर कभी आपको लग जाए कि मैनेजमेंट ने अपन को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने से मना कर दिया, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने देंगे, और वो अनरीजनेबल है, कि मतलब मैनेजमेंट का जो रीजन था, वो जो बता रही है उसने रीजन दिया कि हम इस वजह से आपको नहीं भेजने देंगे कंफर्मेशन, उनका जो रीजन था वो बिल्कुल अनरीजनेबल रीजन था, फालतू का रीजन था, और मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले पा रहा कोई भी अल्टरनेट प्रोसेसर से, मैनेजमेंट ने मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने से मना कर दिया अनरीजनेबली, मैं कोई भी साई ले ही नहीं पा रहा हूं अल्टरनेट ऑडिट प्रोसेस से, तो मैं क्या करूं अब, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है, और साथ में मैं मेरी इंप्लीकेशन देख लूंगा ऑडिट रिपोर्ट पे, कि उसको अगर मॉडिफाई करना है तो वो भी कर लूंगा। तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो और इंप्लीकेशन देख लूंगा ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे 706 700 क्या बोलता है, रिपोर्ट इन अदर मैटर पैराग्राफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइवेट ऑडिटेड बाय द अनदर ऑडिटर, कि कुछ ही नहीं, अगर पिछले साल किसी अनदर ऑडिटर ने पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट किसी दूसरे ऑडिटर ने साइन करा था, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ दे देना। तो बस वो कंफ्यूज क्वेश्चन ये करेगा कि ओएम देना है या ईओएम देना है, तो ओएम पैराग्राफ जाता है, सीधी बात है, कि अगर पिछली बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दूसरे बंदे ने ऑडिट करा है, तो अपन को ओएम पैराग्राफ देना। ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस के अंदर अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, ऐसे 510 क्या बोलता है, अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कोई भी मिस स्टेटमेंट है, तो आपको क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देनी होती है। क्या देनी होती है, क्वालिफाइड या एडवर्स। ईओएम पैराग्राफ से काम नहीं चलता, कि अगर कोई आप ऑडिट कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंसेस थे पिछले साल जिसने ऑडिट करी थी, उसमें कुछ गलतियां थी ओपनिंग बैलेंसेस में, तो आपको क्वालिफाइड या एडवर्स करना पड़ेगा, केवल ईओएम से काम नहीं चलता, इम्पिजोमेट्रिक पैराग्राफ से। कारो अप्लाई होगा नहीं होगा, इसके लिए तुमको पूरी कंडीशन देखनी होती है कि कारो कब अप्लाई नहीं होगा, तो उसके अंदर मैंने बताया था इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, आईबी कॉप्स वाली ट्रिक दी थी, आईबी कॉप्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ओपीसी,
कंपनी अंडर सेक्शन 8 या फिर छोटी वाली प्राइवेट कंपनी, तो वो तुमको चेक कर लेनी है, क्वेश्चन के अंदर लिमिट होगी। तो गिवन क्वेश्चन के अंदर वो स्मॉल कंपनी निकली थी, स्मॉल कंपनी की लिमिट सेटिस्फाई कर गई थी। तो जब भी क्वेश्चन आए तो तुमको ध्यान रखना है कि तुमको स्मॉल कंपनी देखना है कि ये कंपनी पे कारो लगेगा नहीं लगेगा, वो तुमको लिमिट चेक करनी है। स्मॉल कैप कंपनी तो नहीं है, इंश्योरेंस तो नहीं है, बैंकिंग तो नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी छोटी वाली तो नहीं है। तो वो तो गिवन केस के अंदर 4 करोड़ 40 करोड़ की उसके शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एग्जिट नहीं हुई, टर्नओवर 40 करोड़ से एग्जिट नहीं हुआ, तो वो स्मॉल कंपनी थी, तो कारो नहीं लगेगा। फिर अब इंडिकेट केस सिनेरियो 10 हो गया इसके अंदर कि ऑडिटर ऐसे 230 बोलता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था कि जो बड़े वाला ऑडिटर था उसने सब्सिडी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर से उसके डॉक्यूमेंटेशन मांगे, ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन मांगे। तो नहीं भाई, ब्रांच ऑडिटर के डॉक्यूमेंटेशन उसी की ओनरशिप होती है, वो चाहे तो दे सकता है, वो ना चाहे तो नहीं देगा, बात खत्म। तो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होती है वो, ही मे इट ओन डिस्क्रिप्शन, वो खुद के डिस्क्रिप्शन पे कुछ छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको दे सकता है, उसकी इच्छा हुई तो, बाकी वो नहीं मांग सकता। फर्स्ट ईयर आर्किटेक्ट वॉज अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। पहली बार जिंदगी में इंटरनल ऑडिटर पहली बार किसको अपॉइंट करा? कंपनी जिसकी अपन ऑडिट कर रहे हैं वहां पे इंटरनल ऑडिटर किसको अपॉइंट करा? पहली बार अपॉइंट करा किसी आर्किटेक्ट को। तो भाई तुमने एक तो जिंदगी में पहली बार इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करा, वो भी एक आर्किटेक्ट को। पागल हो क्या? आर्किटेक्ट बिल्डिंग वगैरह बनाता है, उसको क्या इंटरनल ऑडिटर तुम अपॉइंट कर रहे हो? तो भाई सीधी बात है। तो क्या अपन, अब वो क्वेश्चन बोलेगा कि आप इस पे रिलाई कर सकते हो कि आर्किटेक्ट पे? तो नहीं भाई, मैं इसका काम यूज में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे कंपिटेंट बंदा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मुझे कंपिटेंट बंदा नहीं लग रहा, तो मैं इसका काम में यूज में नहीं लूँ। ठीक है, तो आर्किटेक्ट क्यों अपॉइंट करा? कोई सब्सिडरी है, कोई मतलब सॉरी, मैंने किसी भी कंपनी का 50% स्टॉक से कम होल्ड करा हुआ है। लेट से मैंने केवल 30% होल्ड करा है, मैंने केवल 45% होल्ड करा है, मैंने केवल दो चीज क्यों बताता हूं तुमको, मैंने केवल 45% होल्ड करा है। ठीक है ना, तो एक तरह से वो मेरी वो सब्सिडरी नहीं है, एक तरह से देखूं, पर मैं उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को मैं कंट्रोल करता हूं कि उस कंपनी में कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, क्या क्या डिसीजन होंगे, वो मैं कंट्रोल करता हूं। तो उस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं? डी फैक्टो कंट्रोल, अपने पढ़ा है डी फैक्टो कंट्रोल। तो इसलिए वो मेरी सब्सिडरी कहलाएगी, चाहे मेरे पास शेयर होल्डिंग कम है तो भी वो मेरी सब्सिडरी कहलाएगी, और मुझे उसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सीएफएस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये देखो, तो सीएफएस मुझे बनाना पड़ेगा, और साथ ही में सीएफएस बनाना पड़ेगा, और साथ ही में मुझे देखना पड़ेगा, मुझे प्रोसेसर लगाने होंगे इन्वेस्टमेंट बैलेंस और रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन की। जो भी मैंने इसके साथ इस वाली सब्सिडी, जो भी ये सब्सिडी है ना जिसके मैंने 45% शेयर होल्ड करे हुए, तो उस पर जो रिलेटेड पार्टी हो गई अभी मेरी, तो मेरी रिलेटेड पार्टी वाले जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसको चेक करूंगा, और इसमें मैंने जितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है 45% इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो वो भी मैं चेक करूंगा। तो ये दोनों काम करने हैं आपको, सीएफएस भी बनाना पड़ेगा, मतलब उसको मैनेजमेंट को, और साथ में ऑडिटर उसकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस को चेक करेगा और रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन चेक करेगा। अब इसी के बाद अब लेट्स से पहले वो 45% इन्वेस्टमेंट था, अब वो 45% इन्वेस्टमेंट मैंने नेक्स्ट ईयर में मैंने 60% खरीद लिया, पहले 45% था, अब 60% खरीद लिया। तो भाई जनरली अगर ऐसा होता कि पहले अगर वो एसोसिएट कंपनी होती और फिर सब्सिडरी बन जाती, तो ऑडिटर को बहुत सारे प्रोसेसर लगाने होते कि पहले एसोसिएट थी अब सब्सिडरी बन गई, तो बहुत सारे ऑडिटर को प्रोसेसर लगाने पड़ते। पर गिवन केस के अंदर तो माना पहले 45% ही था, पर फिर भी वो पहले भी सब्सिडरी थी, अभी भी सब्सिडरी ही है, पहले भी सब्सिडरी थी, अभी भी सब्सिडरी है। तो ऑडिटर को कोई ज्यादा एडिशनल प्रोसेसर नहीं लगाने, ऑडिटर को ज्यादा एडिशनल प्रोसेसर नहीं लगाने, क्योंकि पहले भी सब्सिडरी थी, अभी भी सब्सिडरी है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, जितना उसने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट खरीदा कि 45% से 60% लिया, तो जो उसने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बैलेंस खरीदा, वो केवल उसकी वैल्यू को चेक कर लेगा कि वो सही से उसकी अकाउंटिंग हुई नहीं हुई, जो एक्स्ट्रा अमाउंट डाला। ठीक है ना, तो ये देखो, ऑडिटर नॉट डू एनी एडिशनल प्रोसीजर कंपेयर टू दिस इन प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल करा था वही करना है उसको, ऐसा कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट जो उसने इंक्रीज हुआ उसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया ना, बस वो उसकी वैल्यू चेक कर लेना, उसका डिस्क्लोजर दे देना, बाकी और कुछ नहीं करना इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है सर। अब कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर इंटरनल ऑडिटर नहीं है, तो क्वेश्चन खुद बोल रहा था कि इंटरनल ऑडिटर हमारे पास नहीं है, हम बड़ी कंपनी है, तो कंपनी वाले खुद बोल रहे थे। तो भाई कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है? कारों में, कारों के अंदर सीधी बात है, इस क्लोज के अंदर, क्लोज नंबर 14 के अंदर रिपोर्ट करना होता है, सीधी बात है, फालतू बात है। क्लोज नंबर 14 आंसर दे इसका। ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी को क्या एक सर्टिफिकेट कौन सा देना होता है भाई? ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी को उसको सर्टिफिकेट देना होता है, ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी को, कि उसके पास ही इज एलिजिबल टू कैरी द एनबीएफसी बिजनेस, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 45 आई है, एज वेल एज 31 मार्च को वो सर्टिफिकेट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल है, 31 मार्च को सर्टिफिकेट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, तो वो ये उसको सर्टिफिकेट देना होता है। और फिर ऐसे 706
हैंस रिपोर्टिंग कहता है वाला क्वेश्चन था 2 मिनट में कोई देखना पड़ेगा, मैं भूल गया मैं बनाया मैंने था पर बहुत सारे होगा ना अच्छा हाँ ठीक है फालतू बात है तो यार कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या देखो भाई ईओएम पैराग्राफ कब डालते हैं अपन, जो मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज या फिर प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कोई भी मैटर अगर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट और किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड या फिर प्रेजेंटेड है, उस केस के अंदर अपन ईओएम पैराग्राफ डालते हैं उस केस के अंदर। तो गिवन केस के अंदर यहाँ पे अपन ने पढ़ा ना कि कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर नहीं है, कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर नहीं है, तो भाई ये कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा स्पेसिफिक लिखता थोड़ी ना कि हमारे पास इंटरनल ऑडिटर नहीं, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखता, तो वो मैटर प्रेजेंटेड या फिर डिस्क्लोज नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नहीं होता। तो इसलिए वहां पर ईओएम पैराग्राफ आप नहीं दे सकते, वहां पर ईओएम पैराग्राफ आप नहीं दे सकते। ठीक है सर। अब केस सिनेरियो 12, केस सिनेरियो 12 के अंदर बहुत इजी है, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला है प्रोफेशनल एथिक्स का। मैंने कहा था कि अपन को जो वेबसाइट, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वो अपनी वेबसाइट पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल सकता है, वो अलाउ है, पर वो अपनी कोई फ्रेम्ड फोटोग्राफ नहीं डाल सकता। गिवन केस के अंदर उसने कोई बहुत बड़ी सी फ्रेम फोटोग्राफ डाल दी जहां पे उसको कोई अवार्ड मिला था इंस्टीट्यूट से, तो भाई वो गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, क्लोज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1 की वो सोलिसिटेट कर रहा है क्लाइंट को। फिर ऐसे 610 बोलता है कि मैं इंटरनल ऑडिटर को कब यूज नहीं ले सकता, जहां जहां पर भी मुझे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगानी है, सिग्निफिकेंट एस्टीमेट लगाने, वहां पे यूज नहीं ले सकता। जहां जहां पर भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है वहां पे मैं इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो वहां पे डायरेक्ट आंसर बताना है कि आपको इंटरनल ऑडिटर कहाँ का यूज नहीं ले सकते, यहाँ पे मैं यूज नहीं ले सकता, मैं इन दोनों जगह तो यूज नहीं ले सकता। पर अगर मैंने कभी किसी को, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, मैंने किसी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, किसी डेटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, तो मैंने किसी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, उसका सामने से वापस रिप्लाई आया, मैंने डेटर का वापस से रिप्लाई आया। तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, लेट से मैंने उसको भेजा था 500 करोड़ रुपए, उसने बोला नहीं नहीं 550 करोड़ रुपए, तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, तो उस डिस्क्रिपेंसी को, जो मैंने कंफर्मेशन भेजी थी, उस डिस्क्रिपेंसी को अब रिजोल्व करने के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि क्यों में कंपनी ने 500 करोड़ रिकॉर्ड करा हुआ है, डेटर 550 करोड़ बोल रहा है 550 करोड़, तो वो डिस्क्रिपेंसी जो भी आई उसको रिजोल्व करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मुझे, सिंपल सी बात है। तो इंटरनल ऑडिटर की मैं मदद ले सकता हूं फॉर असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिजॉल्व एक्सेप्शन, तो इस केस में मैं मदद ले सकता हूं, पर इन दोनों में मैं नहीं ले सकता। साथ में कोऑपरेटिव सोर्स है, जनरली क्लोज 11 मना करता है कि अपन कुछ भी परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज नहीं, क्लोज 10 मना करता है कि परसेंटेज बेसिस पे अपन फीस चार्ज नहीं कर सकते, पर उसका एक्सेप्शन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अगर अपन कोई काम करे तो अपन परसेंटेज बेसिस पे उससे फीस चार्ज कर सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि पिछले वाले ऑडिटर से अपन ने कम्युनिकेट नहीं करा था तो गिल्टी होगा नहीं होगा, हाँ भाई क्लोज 8 के अंदर गिल्टी होगा। फिर क्लोज केस सिनेरियो 13 आ गया कि भाई एक बंदा कितनी टैक्स ऑडिट कर सकता है, 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है, 20 की बात नहीं है। 20 किसकी लिमिट होती है, कंपनीज एक्ट की लिमिट होती है 20, वो टैक्स ऑडिट तो 60 कर सकता है, तो 60 का एमसीक्यू आया था, ठीक है ना, डायरेक्ट एमसीक्यू थे। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक और एमसीक्यू आया था, डायरेक्ट आंसर था उसका कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल नहीं होता लीन करने के लिए। कोई भी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट आपको फीस नहीं दे रहा, तो क्या आप उसके डॉक्यूमेंट को लीन कर सकते हो, नहीं, अलाउ नहीं है, ऐसे मना करता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट्स को लीन नहीं कर सकता क्लाइंट के, ठीक है। अब उसने ये एक विजिटिंग कार्ड बनाया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने विजिटिंग कार्ड बनाया, अपना फर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर है किसके अंदर, उसका दिल्ली एड्रेस, फोन नंबर, ये सब उसने लिखा हुआ है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ठीक है ना। ये देखो वो पार्टनर भी है डीएसओसी का, तो उसका ये सब लिखा। तो क्या इनके अंदर तुमको कोई भी इशू लग रहा है, क्या नहीं भाई, ये अलाउ होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है या वो कुछ भी है, वो अलाउ होता है लिखना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो कोई भी विजिटिंग कार्ड के अंदर कोई भी इशू नहीं है, चलेगा। प्रोफेशनल एथिक्स में उसको एक बंदे को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ये सारे काम मिले कि आप ये काम असाइनमेंट अपन एक्सेप्ट कर सकते नहीं कर सकते, तो क्या मैं कॉन्करेंट ऑडिट ले सकता हूँ, क्या टीटी बैंक की, ठीक है मैं ऑडिट ले सकता हूँ बैंक की, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले सकता हूँ। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट ले सकता हूँ, क्या एचबीटी बैंक की ले सकता हूँ, ये दोनों, और साथ में दिखा है कि ये दोनों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक की मैंने कॉन्करेंट ऑडिट ली, ये इंटरनल असाइनमेंट है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ये स्टैट्यूटरी असाइनमेंट है, तो मैं कर सकता हूँ, दोनों रिलेटेड नहीं है। मैं सेटलर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट का सेटलर बन सकता हूं, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड की गाइडलाइन है कि आप ट्रस्ट का सेटलर बन सकते हो, अलाउड है। मैं इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूं क्या, किसी भी कोई एक गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड बन सकता हूं, क्या मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता हूं क्या, गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड, अच्छा हाँ, यहां पे अभी देखो, तो ये तीनों तो मैं ले ही सकता हूं, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये है कि मैं अगर किसी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं, जैसे रिलायंस लिमिटेड की मैं
स्टेट ऑडिट कर रहा हूँ, रिलायंस लिमिटेड में स्टेट ऑडिट कर रहा हूँ। अब रिलायंस लिमिटेड जहाँ पे अपना पीएफ का फंड मैनेज करती है, रिलायंस लिमिटेड जहाँ पे अपना पीएफ का फंड मैनेज करती है, ये एक अलग कंपनी है, पीएफ कंपनी, इसका नाम डाल दो पीएफ कंपनी। तो मैं अगर रिलायंस ऑडिटर का, रिलायंस का ऑडिटर हूँ, स्टैट्यूटर, तो ये जो यहाँ पे एक पीएफ की दूसरी कंपनी है जहाँ पे रिलायंस अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा मैनेज कराती है, तो ये मैं इस पीएफ कंपनी का इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूँ क्या? नहीं, वो अलाउ नहीं होता कि अगर आप किसी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और वो स्टैट्यूटरी कंपनी, वो कंपनी अगर दूसरी जगह अपना पीएफ मैनेज कर रही है, उस दूसरी जगह का आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बस यही है, 1 2 3 आप एक्सेप्ट कर सकते हो, पर आइदर 4 और 5, इस 4 और 5 में से एक का एक्सेप्ट कर लो, दोनों नहीं कर सकते। फिर केस सिनेरियो 14 आ गया सर। केस सिनेरियो 14 ये बोल रहा था कि सर जो EQCR अपॉइंट करना कंपलसरी होता है लिस्टेड कंपनी के अंदर EQCR, पर इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या, जो इंगेजमेंट का जो पार्टनर है, जो इंगेजमेंट पार्टनर है, उसी ने EQCR को सेलेक्ट करा, उसी ने EQCR को सेलेक्ट करा, और जो भी डिसीजन है सारे के सारे डिसीजन वही ले रहा है EQCR को लेके, EQCR को लेके। तो गिवन केस के अंदर EQCR के पास तो कोई राइट रह ही नहीं जाएगा, वो तो पूरा एक तरह से इंगेजमेंट पार्टनर के नीचे काम कर रहा है, एक तरह से जो इंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा है वही हो रहा है, क्योंकि अपॉइंट भी उसको उसी ने करा है। तो इस केस के अंदर EQCR की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं होगी, तो आप उसको अपॉइंट मत करो कि इंगेजमेंट पार्टनर खुद ही EQCR को अपॉइंट कर रहा है, ऐसा मत करो, ठीक है ना। तो जनरली जो एक बस आपका रीजन दिया हुआ है कि जनरली जो भी होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि EQCR जो होना चाहिए, EQCR वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी मेंटेन, तो उस जब भी आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करानी है EQCR की, तो उस केस के अंदर जो EQCR है, इंगेजमेंट पार्टनर, उसको सेलेक्ट ना करे तो अच्छी बात है। साथ में वो डे टू डे जब अपन ऑडिट कर रहे हैं, डे टू डे अपन जब रेगुलर ऑडिट कर रहे हैं, तो EQCR वहां पर डिसीजन ना ले, वहां पर पार्टिसिपेशन ना करे, उसका कोई भी थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए और, ठीक है सर। पिछले साल का जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, उसको रीस्टेट करना पड़ा, उसको रीस्टेट करना पड़ा, मतलब उसमें कोई गलती हो गई थी पिछले साल, उसको रीस्टेट करना पड़ा। तो भाई ये एग्जांपल होता है मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का है कि ये इंडिकेटर होता है कि कभी भी आपको पिछले साल की गलती मिली इस साल, तो ये एक तरह का आपका इंटरनल कंट्रोल मतलब खराब था, इंटरनल कंट्रोल आपका खराब था, तो ये एक सिग्निफिकेंट वीकनेस कहलाएगी इंटरनल कंट्रोल के अंदर, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था, इसके वाले क्वेश्चन के अंदर था कि मेरे को जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट पहले इशू कर दी, मैंने ऑडिट रिपोर्ट पहले इशू कर दी, पर ऐसे 720 बोलता है ना कि मेरे को अदर इन्फॉर्मेशन भी मुझे रीड करनी होती है, अदर इन्फॉर्मेशन भी। तो माना मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, पर अदर इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में इशू हुई, अदर इन्फॉर्मेशन इशू बाद में हुई, बाद में मिली मुझे, अदर इन्फॉर्मेशन बाद में मिली, तो भी चाहे मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, तो भी मुझे इस अदर इन्फॉर्मेशन को वापस से पढ़ना है, ध्यान से, मुझे ध्यान से पढ़ना है। चाहे मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो, और अदर इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में मिली, तो भी मेरी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ऐसे 720 बोलता है कि अदर इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है वो चेक करो, ठीक है। तो आफ्टर अगर आपको बाद में मिली अदर इन्फॉर्मेशन, स्टिल द सेम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिमेन द सेम, ठीक है सर। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 15 क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि मैनेजमेंट ने आपको, हाँ ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है वो, इसका डायरेक्ट आंसर ही यही था, आंसर है ये डायरेक्ट कि भाई सीधी बात है, ऐसे 580 क्या होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। कभी भी आपको रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गई, मतलब आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गई, एक अच्छे मैनेजमेंट ने दी, एक अच्छे मैनेजमेंट ने दी, तो क्या आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के भरोसे ऑडिट रिपोर्ट बना दोगे क्या? नहीं भाई। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कभी भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होता। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको बाकी के अदर ऑडिट एविडेंसेस भी आपको लेने पड़ेंगे, बाकी के अदर ऑडिट एविडेंसेस भी आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है सर। फिर ऐसे 260 क्या बोलता है कि जब भी आप ये सारे काम कर रहे हो, तो आप मतलब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप कोई एडिशनल मैटर डालने वाले हो, ऑडिट रिपोर्ट में आप कोई एडिशनल मैटर डालने वाले हो, तो वो सारी चीजें आपको कम्युनिकेट कर देनी है मैनेजमेंट को, TCWG को पहले से, कि अगर आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जैसे कोई भी अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो आप अपने अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ वगैरह में कहीं डालने वाले हो, तो आप TCWG को पहले से कम्युनिकेट कर दो। जहां पर भी आप EOM और OM पैराग्राफ डालने वाले हो, वो पहले से TCWG को कम्युनिकेट कर दो। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट थी, EOM और OM पैराग्राफ आप कहीं डालने वाले हो, या फिर कहीं पे भी आपको लगता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न की, तो आप ये सारी केस के अंदर पहले से TCWG को कम्युनिकेट कर दो, TCWG को आप पहले से ही कम्युनिकेट कर दो, ठीक है ना। तो बस ये चीज है। और आपको कम्युनिकेट कब नहीं करना TCWG से? व्हेन देयर इज नो की ऑडिट मैटर, कि कोई भी की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं डाल रहे आप, तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। और यही आप अगर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डाल रहे होते आपकी ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिक, तो आपको TCWG को पहले ही बताना होता कि भाई ये की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डालने वाला हूं इस चीज के लिए, और मैं ये वाली लैंग्वेज यूज लेने वाला हूं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। तो जहां पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है ही नहीं, वहां पे कम्युनिकेट नहीं करना होता, ठीक है। ऐसे 560 बोलता है कि ऑडिटर की क्या
स्टेप्स होती है, मतलब क्या क्या उसको करना होता है फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए वो क्या करना होता है, जब ऑडिटर अगर अमेंड कर रहा हो फाइनेंशियल, सॉरी मैनेजमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रहा हो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, तो वो देखेगा वो अमेंडेड एफएस, जो नया वाला एफएस है उस पर ऑडिट प्रोसीजर करेगा। वो स्टेप्स देखेगा कि जो भी पुराने बंदों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला है वो उन लोगों को पता पड़ जाए, उनको इन्फॉर्म कर दूं कि भाई देखो पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट और पुराना वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत था, मैं नया वाला इशू कर रहा हूं, उनको इन्फॉर्म हो जाना चाहिए। मैं मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर है वो मैं एक्सटेंड करूंगा नई वाली ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक और नई ऑडिट रिपोर्ट में इशू करूंगा। तो जनरली मैं ये सब करूंगा जब भी मैनेजमेंट एग्री हो जाए कि हम अमेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये सारे प्रोसीजर करने हैं, आपको डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर देनी, अपनी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करनी होती। और जहां पर सीए खुद पार्ट टाइम लेक्चर लेता है किसी कॉलेज में, मैं किसी कॉलेज के अंदर पार्ट टाइम लेक्चर ले रहा हूं तो मैं उसकी ऑडिट नहीं कर सकता, वो क्लोज फॉर आ जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मेरा उसके अंदर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मेरा कोई, मैं एक बैंक हूं, मेरा किसी बाहर की फॉरेन बैंक में, लेट्स से यूएस की बैंक में मेरा एक अकाउंट है, यूएस की बैंक में मेरा कोई पैसा पड़ा है, तो मुझे मेरी बैलेंस शीट डेट पे सीधी बात है जो फॉरेन करेंसी होती है उसको कन्वर्ट करना होता है ना इंडियन करेंसी में। बैलेंस शीट डेट पे मुझे बैलेंस शीट में अमाउंट डालना पड़ेगा, तो मैं किस रेट पे कन्वर्ट करूंगा, रेट हो ना बैलेंस शीट डेट, एक्सचेंज रेट जो भी बैलेंस शीट डेट पे उस पर मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है सर। कोई भी इंटरेस्ट जो अक्रू हो गया पर अभी तक ड्यू नहीं हुआ, कोई भी इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, कि अक्रू तो मैंने बोला ना कि हर दिन अक्रू होता है, एक दिन 2 दिन, यार ये मैंने तुमको क्लास में अच्छे से पढ़ाया है कि हर दिन कोई भी आपने लोन लिया है, डिपॉजिट लिए तो 1/365 डेज लग जाएगा, मल्टीप्लाई अमाउंट, नेक्स्ट डे 2/365 डेज आ जाएगा, हर दिन अक्रू होता है। पर क्या इंटरेस्ट आपको रेगुलरली हर दिन पे करना होता है? नहीं भाई, ड्यू हर दिन नहीं होता। अक्रू तो हर दिन होता रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पर ड्यू कब होता है? 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी होता है। तो कोई भी इंटरेस्ट जो अक्रू हो गया पर ड्यू नहीं हुआ, वो कहां पर शो होता है? वो शो होता है अदर लाइबिलिटी इन प्रोविजन में। कहां शो होता है वो? अदर लाइबिलिटी इन प्रोविजन में। उसको आपको डिपॉजिट के अमाउंट में इंक्लूड नहीं करना होता। अगर वो ड्यू भी हो जाता तो आपको डिपॉजिट के अमाउंट में इंक्लूड करना, ठीक है। तो बाकी अगर वो ड्यू नहीं हुआ है तो अदर लाइबिलिटी इन प्रोविजन, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है वो एक तरह की कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी, क्योंकि वो डेरिवेटिव होती है, एक तरह के डेरिवेटिव हमेशा कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। आपको एसएलआर रिक्वायरमेंट चेक करनी है 12 ओड डेज की, नॉट बीन फ्राइडे, हर महीने की एक एक दिन उतार लो। अब वो एसएलआर सीआर का बेसिक रूल है ना कि हर दिन आपको चेक करना होता है, हर महीने का एक एक दिन उठा लो कोई सा भी, नॉट बीइंग फ्राइडे। तो क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन तुमको क्या करेगा, बहुत सारी डेट दे देगा, हर महीने की डेट दे देगा, तो अब वो तुमको बताएगा बताओ ऑडिटर ने कहां पर गलती करी, तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि ये फ्राइडे था, तो ऐसा लिखा हुआ होगा, तो तुम बता देना कि ये वाला फ्राइडे था, तो इस डेट पे तुम एसएलआर सीआरआर की रिक्वायरमेंट चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अनविलिंग, अब ऐसे 570 अब बोला है कि मैनेजमेंट मना कर रहा है कि मैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करूंगा, मैनेजमेंट मना कर रहा है कि मुझे गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैं तो नहीं करूंगा, मतलब मैनेजमेंट ने मना कर दिया करने से, तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा मेरी ओपिनियन, सीधी बात है भाई, बात खत्म। अगर कभी भी मेरी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है और वो मटेरियल इन्वेंट्री है, मेरी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, तो मुझे उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ऐसे 501 बोलता है कैसे चेक करूंगा मैं चेक करूंगा उसका, या तो खुद जाके इंस्पेक्ट करूंगा, उस इन्वेंट्री को खुद जाके इंस्पेक्ट करूंगा, या फिर मैं दूसरी ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, जैसे उससे कंफर्मेशन ले सकता हूं, तो मतलब उसको अगर मेरी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है तो ऑडिटर आके चेक करेगा उसको, ठीक है ना, तो इंस्पेक्शन करेगा या दूसरी ऑडिट प्रोसीजर जैसे कंफर्मेशन वगैरह वो चेक करेगा। जो एक कारों का क्लोज होता है 17, कारों का क्लोज होता है 17 खतरा, मैंने याद कराया था 17 खतरा। जहां जहां पर भी आपको लॉस हुआ, मतलब अगर आपको कंपनी में लॉस हो रहा है, कैश लॉस, तो आपको कैश लॉस का अमाउंट बताना पड़ेगा कि आपको कितना कैश लॉस हुआ, कैश लॉस, जो नॉन कैश है डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन वो नहीं, कैश लॉस। तो भाई आपको जो कैश लॉस इनकर हुआ है वो अमाउंट बताना होता है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना कैश लॉस दिया हुआ है, इतना एक नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस दिया हुआ है कि जो डेप्रीशिएशन वगैरह माइनस करने के बाद है, तो कितना अमाउंट कारों के अंदर रिपोर्ट करना है, तो आपको केवल कैश लॉस रिपोर्ट करना है, ऑपरेटिंग लॉस नहीं करना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बहुत सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव लिखना है, वहां पे आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव, कि मेरे को देखना है कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली इस बार ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, स्पेसिफिक प्रोसीजर कुछ लगाने हैं क्या ओपनिंग बैलेंस के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएटली आ गई है ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, चेक करना होता है, ठीक है। फिर 18 आ गया कि कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा किसी एनबीएफसी पे, कौन सा क्लोज एप्लीकेबल नहीं होता? अगर तुमको याद हो तो एक क्लोज 3 होता है, क्लोज 3 नहीं होता कि जब मैंने बहुत सारा लोन दिया हुआ है, मैंने लोगों को लोन दिया हुआ है, तो क्लोज 3 का फर्स्ट पार्ट होता है कि आपने कितना लोन एडवांस अपनी सब्सिडरी कंपनी ग्रुप कंपनी को दिया है, और कितना लोन एडवांस आपने बाकी लोगों को दिया है, सब्सिडरी ग्रुप कंपनी को कितना दिया और बाकी लोगों को कितना दिया। तो वो जो क्लोज 3 का जो क्लोज ए होता है ना,
सब क्लोज है, क्लोज 3 का सब क्लोज एज होता है कि मैंने जो लोन एडवांस दिया है सब्सिडी और ग्रुप कंपनी को कितना दिया है और रिमेनिंग कंपनी को कितना दिया है, वो रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती। कब नहीं होती? जब मेरा धंधा ही लोन देने का है, मेरा धंधा ही लोगों को लोन एडवांस देने का है। तो एनबीएफसी का धंधा क्या होता है? लोन एडवांस देने का होता है लोगों को धंधा। तो जो क्लोज 3 और सब क्लोज ए है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल धंधा ही वही वाला है। साथ में पिछले साल का ऑडिटर अलग था और इस साल में ऑडिटर अलग हूं। मैं आया था पिछले साल, किसी दूसरे बंदे ने ऑडिट करी, तो सीधी बात है मुझे अदर मोटे पैराग्राफ में बताना है कि पिछले साल का ऑडिटर अलग था और मेरे को ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है, बात खत्म। साथ में मैंने कोई भी वॉयलेशन करी विद रिस्पेक्ट टू, मैं एनबीएफसी हूं, मैंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली, मैंने कोई वॉयलेट करी कि आरबीआई की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, मैंने आरबीआई की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करी और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी कर दिया कि हाँ भाई मैंने ये आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, तो मुझे आरबीआई को तो बताना ही पड़ेगा, मतलब मैं ऑडिटर हूं, मुझे आरबीआई को तो बताना ही बताना पड़ेगा। साथ में मेरी ईओएम पैराग्राफ में भी देना पड़ेगा कि इस बंदे ने, इस एनबीएफसी ने ये गलती करी है कोई एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेके, ठीक है। तो दोनों करने होंगे, आरबीआई को बताना और ईओएम पैराग्राफ भी देना। फिर इंडिकेट केस सिनेरियो 19 देखते हैं सर कि ड्यू डिलिजेंस का जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का। बहुत सिंपल था, तुमको पढ़ते ही पता पड़ जाएगा ये वाला एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव क्या था ड्यू डिलिजेंस का कि कहीं पे भी हिडन लायबिलिटी या ओवर वैल्यूड एसेट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बात खत्म। ड्यू डिलिजेंस के स्कोप में कौन सा नहीं आता? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस अगर मैं कर रहा हूं तो स्कोप में क्या क्या नहीं आता? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के स्कोप में आती है ये सारी चीजें कि हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर की अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, कैश फ्लो। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने तुमको याद भी कराया। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का पार्ट नहीं होता कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में मैं अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम चेक कर रहा हूं। नहीं नहीं, इसका ड्यू डिलिजेंस का अलग ही है, ये वाला ड्यू डिलिजेंस एक अलग ड्यू डिलिजेंस है कि आप फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, बहुत सारे तरह के होते हैं ना ड्यू डिलिजेंस, मैंने बोला था सीपीटी फाइल की कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस होता है, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस होता है, टैक्सेशन ड्यू डिलिजेंस होता है, वैसे ही इसके अंदर था आई से था इंफॉर्मेशन सिस्टम का ड्यू डिलिजेंस। तो ये फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जो है अपना, क्या इन्वेस्टिगेटर किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकता है? हाँ भाई बिल्कुल ले सकता है एक्सपर्ट की मदद, पर वहां पर ऐसे 620 की रिक्वायरमेंट नहीं लगानी होती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है, वो ऑडिट थोड़ी ना चल रही है। इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है, वो ऑडिट थोड़ी ना चल रही है। तो आप इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट की मदद ले सकता है और वहां पे ऐसे 620 लगाने की जरूरत ऐसे नहीं होती है। अब आ जाओ सर केस सिनेरियो 20 पे। केस सिनेरियो 20 क्या बोलता है कि कुल मिला के इसने फालतू था कि क्लोज 3 सबसेक्शन 1 ए को एक्सप्लेन करना था, एमसीक्यू के अंदर लाइनें दी हुई थी, उसमें से करेक्ट लाइन चूज करनी थी। तो क्लोज 3 वो नहीं होता क्या कारों का कि आपको पीपी मेंटेन करनी है, तो बस वो ये मेंटेन मुझे करना है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पीपी इंक्लूडिंग राइट टू यूज असेट। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। साथ में मुझे डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड सारे तरह के, क्लोज 7 बोलता है ना कि जो भी डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी यूज है आपको सारे के सारे रिपोर्ट करने हैं। तो चाहे, अच्छा वो दूसरा है, हाँ चलो बात तो एक ही है। तो मेरा हाँ प्रॉपर्टी टैक्स का कोई डिस्प्यूट है तो ये भी एक इस तरह का स्टैट्यूटरी ड्यूज है कि आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स आप पे नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स का कोई ड्यूज है, ये भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है। आपने कोई पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं करा, ये भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है। तो आपको ये सारे के सारे कारों के क्लोज 7 के अंदर रिपोर्ट करने पड़ेंगे, तीनों के तीनों मतलब आपको कारों में रिपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्लोज 11 बोलता है कारों का कि आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है, आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है कंपनी में कोई भी फ्रॉड हुआ है या कंपनी पे किसी ने फ्रॉड करा हुआ है, ठीक है ना। तो गिवन के इसके अंदर बहुत छोटा सा अमाउंट था, बहुत छोटा सा अमाउंट था, तो क्या फ्रॉड रिपोर्ट करना कंपलसरी है क्या? तो भाई हाँ, क्लोज 11 बोलता है कि आपको कारों के अंदर फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आपको बताना, ठीक है ना। फिर बहुत सिंपल था कि कॉस्ट अकाउंट की किसी बंदे ने कॉस्ट अकाउंट और रिकॉर्ड मेंटेन करे नहीं करे, कौन सा क्लोज लगता है? क्लोज 6 लगता है कि उसने कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करे, मतलब नॉर्मल नॉर्मल था। साथ में कभी भी रॉ मटेरियल वगैरह के अंदर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वर्सेस फिजिकल वेरिफिकेशन, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इन्वेंट्री है वर्सेस जो मैंने फिजिकली वेरीफाई करी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री और जो वर्सेस मैंने फिजिकली वेरीफाई करी, उनमें अगर 10% से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है तो मुझे रिकॉर्ड करना है, किसकी? 10% से ज्यादा। तो आपको मेन यहाँ पे लिमिट याद करनी है, उसका एमसीक्यू अगर 10% से ज्यादा है तो। फिर इंडिकेट के सिनेरियो 21 आ गया। 21 के अंदर क्या हुआ कि भाई मैंने ऑडिट प्लान नहीं बनाया, मैंने जो ऑडिट प्लान जो बनाया था, मैंने ऑडिट करने के पहले मैं ऑडिट प्लान बनाता हूं, उस ऑडिट प्लान को मैंने डॉक्यूमेंट नहीं करा। साथ में जो मैंने ऑडिट करी है, अच्छा केस सिनेरियो ये रहा, सॉरी केस सिनेरियो ये वाला है कि इट वाज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल फॉर ए स्मॉल साइज फर्म। मैं बोलूंगा यार मैं बहुत छोटी साइज का फर्म हूं, मैंने ऑडिट प्लान बनाया नहीं, मैं किसी की ऑडिट करने जा रहा हूं, ऑडिट प्लान बनाया नहीं, साथ में ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट भी नहीं करा, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी नहीं करा, EQCR जो होता है ना EQCR वो भी नहीं करा। तो भाई एक तो आपने ऑडिट प्लान नहीं बनाया, मतलब आपने A से 220 का कंप्लाई नहीं करा, क्योंकि A से 220 बोलता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए बोलता है कि आपकी फर्म के अंदर क्वालिटी बहुत खराब है अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं कर रहे। तो भाई आपने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो नहीं करा, मतलब A से 220 बोल रहा है, A से 220 का आपने नॉन कंप्लायंस करा है।
साथ में आपने SQC1 भी नहीं माना कि जो EQCR अपॉइंट होना चाहिए वो भी नहीं कराया। तो बस भाई बात खत्म। वही बोल रहा है कि फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है, कम क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है, SQC और SE220 का यहाँ पे आपने पालन नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है। चलो सर ये हो गया। अब उसके बाद मैंने ऑडिट तो करी, पर मैंने ना कहाँ कहाँ पर रोमम ज्यादा है। कहा मैं जब भी ऑडिट करता हूं मैं रिस्क को असेस करता हूं, पहले ऑडिट करने के पहले पहले मैं रिस्क असेस कर लेता हूं किस किस एरिया में कहाँ पर कितनी रिस्क है। तो मैंने रिस्क असेस करी नहीं करी, मैंने जहां पे भी रिस्क असेस करी या नहीं करी उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा। अब मैं प्रूव नहीं कर पा रहा, अब मैं लोगों को प्रूव नहीं कर पाया देखो यार मैंने तो रिस्क असेस करी थी पर डॉक्यूमेंटेशन रखना भूल गया। तो भाई जिस चीज का आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा हम मान लेंगे आपने वो काम करा ही नहीं, है। तो ये भी आपका नॉन कंप्लायंस है SE220 का कि नो रिकॉर्ड ऑन रोमम वाज अराइव, कि आपने रोमम कैसे कैलकुलेट करा। लिस्टेड कंपनी के अंदर कंपलसरी होता है EQCR को मेंटेन करना, ठीक है SE220 बोलता है ये चीज। अब इसके अंदर है कि मैंने ना ऑडिट रिपोर्ट साइन भी कर दी, बाद में पता पड़ा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने ऑडिट करी ना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन डेज लगता था, पर बहुत जगह उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में बहुत जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया हुआ था AS12 AS6 फलाना डिगरा जो भी है, और मैंने तो ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर दी इन डेज समझ के। तो भाई ये बाद में पता पड़ा ना, ये तो आपकी क्वालिटी खराब है, आपने सब चीज ध्यान नहीं दी, क्लेरिकल मिस्टेक थी, पर तो भी आपका नॉन कंप्लायंस SE220 से आपकी ऑडिट की क्वालिटी खराब है। ठीक है, देखो रेफरेंस दे रखा था आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इन प्लेस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस। कभी भी आपको लग रहा है, देखो आप एक प्री एज्यूम रिस्क होती है, ऐसे 240 बोलता है कि प्री एज्यूम रिस्क होती है कि मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड करेगा, ये हमेशा प्री एज्यूम रिस्क है कि यहाँ पे रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगी। और एक और चीज क्या होती है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कि आप रिवेन्यू सही से रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आपका सही से नहीं होगा, ये भी प्री एज्यूम रिस्क है कि भाई इसमें हमेशा रिस्क ज्यादा ही मानी जाएगी। पर कभी भी आपने ऐसा माना कि नहीं भाई रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की रिस्क कम है, कभी भी आप अगर ऐसा मान रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा रीजन कि आपने ऐसा क्यों माना। और कभी भी आपको लग रहा है कि इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड है, कभी भी आपको लग रहा है कि इन्वेंट्री बहुत मटेरियल है, इन्वेंट्री जो मैनेज करते हैं लोग वो इन्वेंट्री का फ्रॉड कर रहे हैं, इन्वेंट्री के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो भाई इस केस के अंदर जहां पे आपको लग रहा है इन्वेंट्री के अंदर फ्रॉड है, लोग बाग वहां पे फ्रॉड कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको नहीं लगता आपको सरप्राइज चेकिंग करनी चाहिए थी, सरप्राइज काउंट करना चाहिए था इन्वेंट्री का, कि आप एकदम से पहुंच जाओ सरप्राइज काउंट करने, ताकि वरना अगर आप बता के जाओगे पहले से, आप प्रायर इंटीमेशन देके जाओगे कि मैं 2 दिन बाद इन्वेंट्री काउंट करने आऊंगा, तो 2 दिन बाद तो वो कुछ भी जोल जपाला करके इधर की इन्वेंट्री इधर रख देगा, इधर की इधर रख देगा, सब कुछ सही कर देगा। तो इस केस के अंदर आपको सरप्राइज काउंट करना चाहिए था, आपको प्रायर इंटीमेशन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प टू एडवाइस नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज। अब ये देखो मेरे को कोई भी नॉन ऐसे 215 बोलता, दो तरह के लॉज होते हैं कि एक जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो और इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो, तो ये नॉन कंप्लाई करा है मैंने अदर लॉ का जिसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, जैसे स्टेट पॉल्यूशन लॉ। तो स्टेट पॉल्यूशन लॉ इनडायरेक्ट इंपैक्ट, तो मुझे क्या क्या करना, ऑडिटर को क्या क्या चीज चेक करनी है, 2 प्रोसीजर होते हैं इनडायरेक्ट लॉस के लिए, कि इनडायरेक्ट लॉ का नॉन कंप्लायंस है तो ये प्रोसीजर करने होते हैं, मैनेजमेंट को इंक्वायर करो और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस को इंस्पेक्ट करो, तो इंक्वायर और इंस्पेक्शन। कंपनी में चाइल्ड लेबर है तो वही हो गया कि भाई चाइल्ड लेबर है आपने कंपनी के अंदर, तो मुझे वही देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट लॉस वगैरह, कि भाई इस कंपनी के अंदर चाइल्ड लेबर, तो मैं देखूंगा कि क्या इसका पॉसिबल कोई भी इफेक्ट है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट आ सकता है क्या, कोई पेनल्टी वगैरह लगा दे, चाइल्ड लेबर आपने रखे हो सकता है कोई भी पेनल्टी लगा दे मुझ पर, ठीक है ना। और मुझे देखना पड़ेगा इंप्लीकेशन ऑन नॉन कंप्लायंस फॉर द ऑडिट रिस्क असेसमेंट, कि अब मुझे पता पड़ गया कि कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती, तो मैं अपने जो ऑडिट रिस्क का असेसमेंट करूंगा कि कहां पर ज्यादा रिस्क है कहां पर कम रिस्क है, तो मैं अपनी रिस्क ज्यादा रखूंगा भाई, मतलब रिस्क मुझे मैं पहले से दिमाग में रखूंगा कि कंपनी लो रेगुलेशन फॉलो नहीं करती तो रिस्क ज्यादा होगी, तो मुझे क्या करना है, 2 चीजें करनी पड़ेगी, कभी भी चाइल्ड लेबर मिले कंपनी में कि इसका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट हो सकता है क्या, और साथ में नॉन कंप्लायंस का मेरे ऑडिट रिस्क पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो भी देखूंगा। और अब ऐसे 250 ये भी बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा, किन किन का, कभी भी लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस या तो हो चुका है, आइडेंटिफाई अपन ने ढूंढ लिया कि हाँ भाई यहां पर नॉन कंप्लाई हो चुका है लॉ रेगुलेशन का, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन रखना है, या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, मतलब मुझे अभी तक वो नॉन कंप्लायंस मिला नहीं है पर मुझे सस्पेक्टेड है कि यहां पर नॉन कंप्लायंस होगा, तो मैं दोनों को डॉक्यूमेंट करके रखूंगा, जो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड, दोनों डॉक्यूमेंट। फिर इंडिकेट केस सिनेरियो 23 है, कोई कंपनी क्या करती है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे रिवेन्यू बुक करती है, रिवेन्यू बुक करने के लिए नहीं होती क्या कि भाई अभी तक परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एक्चुअल में कितनी इनकर हो गई डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई टोटल रिवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट कितना है, तो वो जो परसेंटेज बेसिस पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है कंपनी, ठीक है।
तो अब मुझे असेस करना है कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं, कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं क्या क्या चीज चेक करूंगा? तो भाई वो रिस्क, मतलब ये वाली रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये मैं कैसे चेक करूंगा? ये रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो मैं देखूंगा कि वो ट्रांजेक्शन है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी, मतलब कितना ज्यादा एस्टिमेशन इन्वॉल्व है ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के लिए। सॉरी, देखो अब उसके बाद सर, हाँ बस वो हो गया कि मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है, कि मतलब मुझे देखना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्योंकि वो परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पे है। तो कितना परसेंट ऑफ काम ऑलरेडी हो चुका है, कितना परसेंट फ्यूचर में होगा, तो कहीं ना कहीं तो एक रिस्क है ना कि जजमेंट लगाना पड़ेगा मुझे। तो देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कितना है वो ट्रांजेक्शन और कितनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, मतलब एस्टिमेशन कितना करना पड़ेगा परसेंटेज कंप्लीशन निकालने के लिए। ठीक है, इस केस के अंदर मुझे करना पड़ेगा। मैं इंटरनल ऑडिटर पे पूरा रिलाई नहीं कर सकता इस काम के अंदर कि भाई इंटरनल ऑडिटर को बोल दिया तू जाके चेक कर ले, नहीं, उस पर पूरा रिलाई मैं नहीं कर सकता हूँ। हम्म, अब ऐसे 570 बोलता है, बहुत सिंपल सा केस है कि आपको मैनेजमेंट के प्लान और फ्यूचर एक्शन को इवेल्युएट करना है कि अगर कंपनी मरने वाली है तो मैनेजमेंट से पूछना होता है ना कि फ्यूचर में इस कंपनी को बचाने के लिए क्या करेगा, तेरे क्या फ्यूचर के प्लान वगैरह है वो सब मुझे इवेल्युएट करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट के फ्यूचर मुझे देखने पड़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्लान टू रेज एडिशनल कैपिटल, जैसे क्या क्या कर सकता है वो गिवन केस के अंदर मैनेजमेंट ने देखा कि एडिशनल कैपिटल वो कहां से रेज करेगा, एडिशनल कैपिटल कहां से रेज करेगा, इंक्लूडिंग फिजिबिलिटी एंड लाइक्लीहुड, कि असली में फिजिबल भी है क्या, तू बोल तो रहा है कि तू कोई रुपए मिल जाएंगे, तूने जो कैश फ्लो बनाया उस कैश फ्लो में लिख दिया कि तुझे इतने रुपए मिल जाएंगे, क्या फिजिबल भी है क्या, तुझे असली में मिल जाएंगे और कितनी चांसेस है तुझे मिलने के। ठीक है, ये सब मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा। साथ में मैंने बोला था कि भाई कारों के जो क्लोज 7 होता है कि जो भी ड्यूज है स्टैट्यूटरी ड्यूज, उसमें दोनों बताने होते हैं, चाहे डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज या अनडिस्प्यूटेड, दोनों बताने होते हैं, उसके अंदर दोनों के दोनों रिपोर्ट करने होते हैं। अब इंटीग्रेट केस सिनेरियो 24, इसके अंदर सर कोई भी अगर रिवेन्यू जनरेट हुआ है कैश सेल्स की वजह से और इतना बड़ा अमाउंट था कि जितनी भी, अब वो कंपनी क्या बोल रही है कि जितना भी हमने सेल करी सारी कैश में करी, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया वो, और उसका मुझे साइन नहीं मिल पा रहा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पा रहा, वरना तो मैं बैंक की एंट्री देख लेता कि हमें इतना पैसा आया या नहीं आया, पर बोला नहीं नहीं, ये तो कैश सेल करी थी हमने सारा। तो भाई जब पूरा साइन नहीं मिल पाया तो उस केस के अंदर मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, और जब भी मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा तो आपको पता है कि जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसकी हेडिंग, उसकी लैंग्वेज में क्या चेंज हो जाता है कि जनरली मैं लिखता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, पर जब मैंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया तो मैं हेडिंग में क्या लिखूंगा, सॉरी उसकी लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, ऑडिट रिपोर्ट के ओपिनियन में, ऑडिटर वाज इंगेज टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर वाज इंगेज टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर असली में ऑडिट हुई नहीं है। ठीक है सर। अब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लिटिगेशन मैटर की, कंपनी पे कोई लिटिगेशन मैटर वगैरह चल रहा है, कंपनी पे कोई लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपनी की, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है, कंपनी ने कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करी है, वो मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, तो कौन सी ओपिनियन जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है। ठीक है भाई। अब कंपनी का कोई एक एक्सपोर्ट रिसीवेबल है 3 करोड़ का, ठीक है, जो बहुत सालों से उसका रुपए नहीं आया, पर वो रुपए नहीं मिलने वाले उसके, और वो अभी तक कंपनी ने राइट ऑफ भी नहीं करा, राइट ऑफ भी नहीं करा। अगर उसको राइट ऑफ कर दिया कंपनी ने कि वो डेटर को राइट ऑफ करके हटा दिया, तो कंपनी जो है वो लॉस में चले जाएगी, कंपनी लॉस में चले जाएगी। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा मटेरियल और साथ में परवेसिव नहीं लग रहा कि अगर 3 करोड़ का राइट ऑफ करा तो पूरा का पूरा P&L ही खत्म हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो मटेरियल है, तो इस केस के अंदर एडवर्स ओपिनियन आएगा। ठीक है। कंपनी की कोई इन्वेंट्री है वो थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, कोई एक कहीं पे भी पड़ी हुई है, थर्ड पार्टी वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है इन्वेंट्री, और वो ऑडिटर को उसने बताया नहीं, ऑडिटर से छुपा लिया, ऑडिटर से छुपा लिया। वो इन्वेंट्री 1 करोड़ की इन्वेंट्री थी, पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़, ऐसी 1 करोड़ की इन्वेंट्री उन्होंने छुपा के रखी हुई है, ऑडिटर को नहीं बताया, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा? तो भाई ये ना मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है, कि भाई 10 करोड़ का प्रॉफिट है उसमें से केवल 1 करोड़ की इन्वेंट्री छुपाई 10%, तो परवेसिव नहीं है, परवेसिव नहीं है, तो केवल क्वालिफाइड जाएगा, एडवर्स नहीं जाएगा। ठीक है ना। इंटीग्रेट केस सिनेरियो 25, तो सर सीधी बात है, जब भी मैनेजमेंट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करता है, मतलब कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो मैनेजमेंट जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रहा है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर था, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यहाँ पे बना रहा है, अमेंड बना रहा है, तो जो मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा वो या तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बना तो मैं या तो ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर इशू करूंगा नई वाली, या फिर इसके बाद इशू करूंगा, मतलब इसके पहले नहीं इशू कर सकता, इसके पहले मैं नई वाली ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता, तो जो भी न्यू अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऑन और बिफोर। ठीक है। और सब्सिक्वेंट आइडेंटिफाई करने का कौन सा
प्रोसीजर नहीं है कि मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा प्रोसीजर नहीं है कि मुझे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। पर ये पता है ये क्या बोल रहा है, वो होता है, पर ये पता है क्या बोल रहा है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक मैंडेटरी है, वरना आप ऑडिट रिपोर्ट इशू ही नहीं करोगे, वरना आप ऑडिट रिपोर्ट इशू। तो भाई इतना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है पर इतना नहीं होता, क्योंकि भाई ये देखो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ईयर एंड होता है आपका 31 मार्च को, ऑडिट रिपोर्ट आप बता रहे हो यहां पर उसके बाद। तो ये जो बीच वाला जो भी पीरियड है ये क्या कहलाएगा, इंटरिम फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगा वो होगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो वो आप पढ़ो, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि जब तक आपने नहीं पढ़ा आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करोगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए वो गलत है। कंपनी के अंदर कोई फायर इवेंट हो गया आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई फायर लग गई, आग वाग लग गई, तो उस केस के अंदर फिर भी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करा वो मैटर, बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था, तो भाई मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन। तो आपको अगर कोई भी फायर सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने ना अमेंड करा कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बोथ सब्सिक्वेंट इवेंट स्टेटेड इन द केस स्टडी, की जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट थे उसकी वजह से उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करा। तो अब क्या करना है अपन को, सीधी बात है, उसने अमेंड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको एक तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, मतलब अनमोडिफाइड ओपिनियन देनी है, साथ में आपको ईओएम और ओएम पैराग्राफ भी देना है, साथ में आपको ईओएम और ओएम पैराग्राफ भी देना है कि भाई जो भी मेरे प्रोसेसर है वो केवल अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं, वो जो भी बता देना। आपको जनरली रिस्ट्रिक्टेड ही होते हैं कि जो मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ केवल उसी वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने और प्रोसेसर केवल वो आप ही परफॉर्म करें। ठीक है, अभी तक डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कुल मिला के अमेंड कर दिया कंपनी ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दिया, सब कुछ सही हो गया, तो सीधी बात है अनमोडिफाइड ओपिनियन देना और ईओएम पैराग्राफ में बता देना कि जो भी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां तक मैंने ऑडिट प्रोसीजर कर लिए है। कंपनी के अंदर आग लगी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आग लगी है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या करना है इसके अंदर, डिस्क्लोजर देना है, एडजस्टमेंट नहीं करना, डिस्क्लोजर देना है, नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। ठीक है सर। इंटीग्रेट केस सिनेरियो 26 केस सिनेरियो क्या बोलता है कि भाई ग्रुप ऑडिट के केस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे आपको सीएफएस के अंदर एक डिस्क्लोजर देना होता है। क्या बताना होता है कि जितनी भी आपकी सब्सिडरी है उन सब्सिडरी का नेट असेट का अमाउंट और परसेंटेज बताना होता है, उन सब्सिडी का नेट असेट का अमाउंट और परसेंटेज, साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उनका अमाउंट और परसेंटेज बताना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस है उनका अमाउंट और परसेंटेज बताना होता है। पर गिवन केस के अंदर पता है क्या है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोल दिया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वर्ड है वहां पर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसलिए वो गलत है। तो आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जितनी भी सब्सिडरी है उन सब्सिडरी का आपको बताना है कि सब्सिडरी हो गई सब्सिडरी ए बी सी, तो आपको बताना है ए सब्सिडरी का कितना टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है, मतलब यहाँ पे टेबल उल्टी बन गई वो, ठीक है, इसको ए बी सी या कर लो, कुछ भी कर लो, फिर उसके बाद यहाँ बता दो कि उनका प्रॉफिट कितना है, नेट असेट कितनी है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, उनका अमाउंट भी बताओ और परसेंटेज भी बताओ हर सब्सिडरी का। ठीक है ना, पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है। कोई भी फॉरेन सब्सिडरी है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर को बना, कोई फॉरेन के अंदर कोई सब्सिडी 31 दिसंबर को बना अपना, पर अपनी सीएफएस की डेट क्या होती है, तो 31 मार्च होती है, तो कितने महीने का गैप है, 31 दिसंबर से 31 मार्च तक कितना गैप है, 3 मंथ का गैप है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सब्सिडरी का है वो तो पुराना है, 3 महीने पुराना, और जो सीएफएस बना रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 3 महीने बाद का बना रहे, तो 3 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है। तो इन 3 महीने का जो गैप है तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज ले लो, और जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए, मतलब ये फॉरेन सब्सिडरी है उसका ये वाला ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज ले लो, और जो भी इसके बाद के सब्सिक्वेंट इवेंट है उसका एडजस्टमेंट कर लो, उसका एडजस्टमेंट कर लो। क्या ये अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। 3 महीने तक का गैप अलाउ होता है, इंडेस बोलता है कि 3 महीने का अगर डिफरेंस है तो अलाउ है, बस वो 3 महीने के जो भी बीच के इंपैक्ट है उसका इंपैक्ट दे देना आप, ठीक है। और यही अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता तो 6 महीने तक का गैप अलाउ होता है, ठीक है ना। जो भी आप गुडविल डिटरमाइन करते हो या फिर एनसीआई की कैलकुलेशन करते हो, गुडविल डिटरमाइन करना, एनसीआई की कैलकुलेशन करना, ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। वही आप जो इंटरकंपनी अकाउंटिंग इंटरकंपनी एडजस्टमेंट करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करते हो, इंटरकंपनी एलिमिनेशन करते हो, वो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ठीक है। ऑडिटर वेरीफाई करता है इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी, जो भी सीएफएस के अंदर इंक्लूड हुई है सब्सिडरी उसके सबके इनकम एंड एक्सपेंसेस वेरीफाई करता है वो सब्सिडरी के कौन सी डेट से, जब मैंने उसका कंट्रोल एक्वायर कर लिया, मतलब जो भी होल्डिंग कंपनी है जिस दिन से उसने उस सब्सिडरी का कंट्रोल हेल्ड कर लिया, एक्वायर कर लिया कंट्रोल, उस दिन से जो भी इनकम एक्सपेंसेस है सब्सिडरी के उसको वेरीफाई करता है एक बार।
सीएफएस के अंदर तुमको पता होगा जनरली कार ऑन रिपोर्टिंग नहीं लगती, पर एक क्लोज 22 एक अकेला लगता है सीएफएस के अंदर, बाकी सीएफएस के अंदर कार ऑन रिपोर्टिंग नहीं लगती। क्लोज 22 क्या बोलता है? वो बोलता है कि जिस भी सब्सिडरीज के अंदर आपकी कारों के अंदर कोई भी एडवर्स रिमार्क है तो वो आपको क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क बतानी पड़ेगी विद पैराग्राफ नंबर, कि कौन से वाले कारों के क्लोज के अंदर कौन सी सब्सिडरी के अंदर एडवर्स रिमार्क है। बाकी और कोई भी रिपोर्ट, कोई भी क्लोज कारों का नहीं लगता सीएफएस पे। फिर इंटीग्रेट केस स्टूडेंट 27 आ गया। 27 के अंदर बोल रहा है कि कासा अकाउंट के अंदर जो केवाईसी करते हैं उस केवाईसी में जनरली क्यों करते हो, क्या क्या चीज चेक करते हैं? कासा अकाउंट नहीं होते करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो उसमें केवाईसी होती है। कभी बैंक में जाओगे तुम अकाउंट खुलाने तो तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज लेता है। तो क्यों करते हो, क्या क्या चीज चेक करते हो? तो भाई वो जब भी कासा तुम चेक करते हो तो क्यों करते हैं? फॉर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। मतलब कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आंसर है, तो तुम लैंग्वेज रीड करके पता पड़ जाएगा कि यही ऑप्शन है उसका। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की भाई कोई भी गलत कस्टमर हो तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर की इंसान सही है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करना। मॉनिटरिंग द ट्रांजैक्शन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, कि अपन ने पहले से उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड ले लिया, अब वो कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा, उसको मॉनिटर कर लेंगे, तो इसलिए अपन केवाईसी करते हैं। इस कॉन्करेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? कि अगर किसी भी इंसान का अकाउंट इनएक्टिव है कि मान लो तुम्हारा अकाउंट इनएक्टिव है, तुमने 2-3 साल से उस अकाउंट के पे कोई पैसे ट्रांसफर ही नहीं करे या पैसे निकाले ही नहीं, वो इनएक्टिव हो गया 2 साल से ज्यादा, डोरमेंट अकाउंट बन गया, तो कॉन्करेंट ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर एक अकाउंट होल्डर को कॉल कर करके बोले सर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कराओ, एक्टिव कराओ। उसका कोई काम नहीं है, उसका रोल नहीं होता, ठीक है ना, वो बैंक का स्टाफ करेगा। एक बैंक और एनबीएफसी वगैरह जो भी बैंक है शायद ये, उसने सेम इंडस्ट्री के बोरोवर को बहुत सारा लोन दे रखा है, कि कोई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, लेट्स से ऑयल कंपनीज है, तो एक ऑयल कंपनी ए बी सी डी, बहुत सारी ऑयल कंपनी, तो उन्होंने जितना भी बड़ा बड़ा लोन दिया है ना, इनको ही दिया, सारी ऑयल कंपनी सारा बड़ा बड़ा। तो वो बोल रहा है कि यार ये तो बहुत रिस्की काम कर दिया आपने, सब एक ही इंडस्ट्री वाले को लोन दे दिया। तो ऑडिटर बोल रहा है नहीं नहीं, मैं तो इस पे एडवर्स ओपिनियन, मतलब कुछ तो रिमार्क दूंगा। तो भाई कुछ नहीं दे सकता, जो भी लोन देना है वो बस आप ये देख लो कि चीफ मैनेजर की पावर से गया नहीं गया, मतलब जो भी ब्रांच मैनेजर चीफ मैनेजर था उसकी पावर से गया नहीं गया, तो मतलब उसने अगर अप्रूव करा हुआ है तो ये तुम्हारे हाथ, तो ऑडिटर को कोई मतलब नहीं उससे, तो ठीक है ना, ये इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। क्योंकि ये जो भी धंधा करना है, कैसे करना है, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना, वो बैंक ब्रांच मैनेजर देखेगा, तुमको नहीं देखना वो, ठीक है। फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं जो लिवाई करे किसी कस्टमर पे, कि कभी भी लेट से आपको कोई लोन रीपे करना था, तो कोई भी लोन था कि आपको लोन जल्दी क्लोज कराना है, कि 10 साल का लोन था, आपने कहा मेरे पास 3 साल में रुपए आ गए, मैं जल्दी क्लोज करा खत्म करता हूं, तो उस केस के अंदर बैंक क्या करती है, क्योंकि आपने 3 साल में लोन क्लोज करा दिया तो उनके रिमेनिंग 7 साल के इंटरेस्ट का लॉस हो गया, तो तुम पे कोई चार्जेस डाल देती है, फोरक्लोजर चार्जेस, कि तुम जल्दी क्लोज करा रहे हो उसका चार्जेस। तो आरबीआई मना करता है कि तुम फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज नहीं कर सकते हो जब भी फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट होती है। तो इस केस के अंदर आपको अगर कभी भी फोरक्लोजर चार्जेस डाले तो कॉन्करेंट ऑडिटर को आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैटर शुड बी रिपोर्ट, मैटर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे इससे ब्रांच का रिवेन्यू लॉस हो रहा है, तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेरी आपने लिमिट दी है किसी कस्टमर को 20%, जो पावर में भी है 20% टेम्परेरी लिमिट अपन दे सकते हैं ना, किसी की भी ड्राइंग पावर से एक्स्ट्रा 20% लिमिट अपन दे सकते हैं, ये तो अलाउ होता है कि एक्स्ट्रा 20% आप लिमिट किसी को दे सकते हो। तो टेम्परेरी आपने किसी को लिमिट दी है 20% की, वो अलाउ होता है, ठीक है। इज विद इन द पावर ऑफ चीफ मैनेजर, वो चीफ ब्रांच मैनेजर की पावर में होता है, वो चीफ ब्रांच मैनेजर की पावर के अंदर होता है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेड इंस्टेंसेस कैन बी रिपोर्टेड इन मंथली कॉन्करेंट रिपोर्ट। ही देखो आपने दिया है वो ठीक है, पर आप उसको बस मंथली कॉन्करेंट रिपोर्ट में आप रिपोर्ट कर दो। आप एक बार बस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बता दो कि ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पे आपने 20% से ज्यादा आपने बार बार दिए, पर एक बार बस आप चीफ मैनेजर से इसके बारे में डिस्कस कर लेना, चीफ मैनेजर जो भी है ब्रांच का उससे डिस्कस कर लेना, ठीक है। बाकी आप बस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक नॉर्मल सी चीज डिस्क्लोज कर दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो एनबीएफसी के क्वेश्चन अब अपन कर रहे हैं, एनबीएफसी का आ गया इंटीग्रेट केस सीनियर 28। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसने रिजोल्यूशन पास करा कि हम एनबीएफसी कभी भी किसी की पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मतलब वो नॉन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट वाली एनबीएफसी है। तो इस केस के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, एक तो ऑडिटर को, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है वो ऑडिट रिपोर्ट तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपको एडिशनल रिपोर्टिंग देनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी बताना होगा कि हमने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करी है, तो आपको एडिशनल रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। एक तो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, वो जाएगी, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एडिशनल रिपोर्ट भी जाती है एनबीएफसी में, तुमको पता होगा 2-3 तरह की रिपोर्ट जाती है, कि एक रिपोर्ट आरबीआई, एक रिपोर्ट तो ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मली जाती है, वो सब कुछ शेयर होल्डर वाली वो जाती है, ऑडिट रिपोर्ट एक आरबीआई को जाती है, एक रिपोर्ट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाती है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट जाती है, ठीक है ना।
कोई भी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अपन ने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट बनाया एज पर इंड एस 109, जहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा, उस मतलब मैनेजमेंट ने बनाया वहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा उसको बनाने में, पर मैंने मेरे प्रोसीजर लगा दिए, जो जो उन्होंने डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाया मैंने मेरे प्रोसीजर बना दिए, मैं सेटिस्फाई हूं। तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसे कैसे बता सकता हूं? तो सीधी बात है, मैं उसको की ऑडिट मेटर पैराग्राफ बता सकता हूं कि कहीं पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया है जिस पे मैंने प्रोसीजर लगाया, मैं सेटिस्फाई हूं, तो मैं उसको की ऑडिट मेटर पैराग्राफ बता सकता हूं। ठीक है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है? मैंने कहा ना कि आपको एक मेन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, वो तो करनी है। अच्छा सॉरी, ये वाला अलग है कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि एनबीएफसी है उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है, कि कोई भी एनबीएफसी उसको धंधा करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आरबीआई से, तो उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिपोर्ट करेगा एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा कि उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया नहीं लिया, साथ में वो उसको कारो 2020 के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी होती है। कारो 2020 भी बोलता है कि क्या अगर ये एनबीएफसी है तो क्या इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों केस देखने पड़ेंगे। साथ में बस एमसीक्यू इसके अंदर कि अगर आप सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट कंपनी हो तो आपको एक सीआरआर कैलकुलेशन होता है ना, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, तो वो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो आपको आरबीआई को फाइल करना होता है कि हमारी एनबीएफसी के पास इतना सीआरआर मेंटेन है, तो वो किस में फाइल करना होता है? एनबीएस 7 के अंदर। एनबीएस 7 एक फॉर्म होता है, तो जो भी एनबीएस 7 के अंदर आपने फाइल करा है तो ऑडिटर देखेगा कि वो सीआरआर सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, और मिनिमम सीआरआर जो भी है वो मिनिमम सीआरआर जितना उन्होंने मेंटेन करा है या नहीं करा है। तो सीआरआर के रिलेटेड उसको क्या देखना है कि एनबीएस 7 में जितना भी उसने आरबीआई के अंदर डाला है उतना है, और साथ में मिनिमम सीआरआर उसने मेंटेन रखा है नहीं रखा है। ठीक है। कोई भी अगर कैश इंबेजलमेंट हुआ कंपनी में, मतलब कोई फ्रॉड हुआ कंपनी में, कोई भी फ्रॉड हुआ, बाद में वो पैसा उससे रिकवर भी कर लिया, मतलब एक बार फ्रॉड हुआ वो कंपनी से पैसा को चोरी करके ले गया एम्प्लॉय, मतलब फ्रॉड करके गया, बाद में वो पैसा रिकवर कर लिया, तो भी भाई फ्रॉड तो हुआ ही हुआ है ना, आपको रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा कारो के क्लोज 11 के अंदर। ठीक है। अब ये ऑडिट ऑफ पीएसयू का क्वेश्चन है, केस सिनेरियो 29। केस सिनेरियो 29 बोलता है कि आपने कोई भी लॉ रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करा, जैसे नॉन अधरेंस ऑफ वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइन की, स्टेट गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन थी वन टाइम सेटलमेंट वाली, तो मतलब आपने कोई लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं करा है तो आपने कंप्लायंस ऑडिट आपकी करानी होगी। ये कंप्लायंस ऑडिट में आइडेंटिफाई होगा। ये परफॉर्मेंस ऑडिट होती है, कंप्लायंस ऑडिट होती है, प्रोफाइल्स ऑडिट होती है, अलग अलग तरह की ऑडिट होती है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो ये कंप्लायंस ऑडिट का पार्ट है कोई भी लॉ रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं हुआ हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर अपन ऑडिट कर रहे हैं, अपन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक तरह का पीएसयू टाइप है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो लोगों को एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन लेने दे रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना, तो हर कोई आके डिक्लेयर कर रहा है कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, हर कोई आके बोल रहा है हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, कोई सपोर्टिंग ही नहीं मांग रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई सपोर्टिंग ही नहीं मांग रहा, तो यहाँ पे कौन पकड़ेगा इसको? इसको पकड़ता है अपना पब्लिक अकाउंट कमेटी। 3 कमेटी होती है, आपको याद हो तो, एक होती है एस्टीमेट कमेटी, एक होती है एस्टीमेट कमेटी, एक होती है कोपू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है, एस्टीमेट कमेटी होती है, कोपू होती है, कोपू का काम होता है कि जो भी पैसे है, पैसे सही से अमाउंट सही से अप्रोप्रिएट हो गया या नहीं हुआ, वो सब चीज़ चेक करना, वो सब ठीक है। एस्टीमेट कमेटी देखती है कि जो भी हमने एस्टीमेट करा था पॉलिसी लगाने के पहले कि इतना चेंजेस आएगा, इतना इंप्रूवमेंट आएगा, वो हुआ नहीं हुआ। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एक होती है, तो जो भी ये है इसके अंदर यहाँ पे लॉस हो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको चेक करेगी, नॉट पब्लिक अंडरटेकिंग। कोपू इसको चेक नहीं करता। कोई भी काम आपका डिले पे डिले होता जा रहा है, कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहा था पीएसयू, डिले पे डिले होता जा रहा है, कभी एसी नहीं है, कभी कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, कभी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पा रहा, तो मतलब आप इफिशिएंटली इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट आपकी करानी होगी। क्या करानी होगी? परफॉर्मेंस ऑडिट। आप काम से सही से नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। पीएसयू की ऑडिट करते हैं तो जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, वो ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? वो सीएनडीजी अपॉइंट करता है। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएनडीजी अपॉइंट करता है। फिर मैंने तुमको ये पढ़ते वक्त भी बताया था कि एमसीक्यू में आ सकता है, और आ भी गया कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट होता है, एक होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्या होता है, पर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट के एग्जांपल क्या होते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट और एक और कंप्लायंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट और एक और कंप्लायंस ऑडिट। अब केस सिनेरियो 30, 5-6 बचे, बस हो गया, 5-6 केस सिनेरियो और बचे, 35 है शायद आई थिंक टोटल। तो केस सिनेरियो 30 अभी बोलता है कि कौन सा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट इशू समवेयर आइडेंटिफाई इन द इन्वेंटरी। अच्छा कुछ मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, पर ना मेरे को बाद में पता पड़ा इन्वेंट्री में कोई गलती रह गई, इन्वेंट्री में कोई गलती रह गई। फिर मैंने देखा कि यार क्यों ये इन्वेंट्री में गलती रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि यार पिछले साल ना इन्वेंट्री की इतनी मटेरियलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब मटेरियल इन्वेंट्री इतनी ज्यादा मटेरियल नहीं थी, मटेरियलिटी लेवल उसका कम था, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा चेकिंग नहीं करी।
ज़्यादा चेकिंग नहीं करी। इस वजह से मैं इन्वेंट्री की गलती नहीं पकड़ पाया। इन्वेंट्री में कोई गलती एग्जिस्ट करती थी पर वो इतनी मटेरियलिटी से कम थी वो, तो मैं उसको नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैंने उससे सैंपल गलत ले लिए, मैंने सैंपल थोड़े गलत ले लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी रिस्क है? ये ऑडिट रिस्क है। ये ऑडिट रिस्क है जो हमेशा रहेगी ही रहेगी, कि आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। मैंने कहा आप रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकते हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप कभी भी नहीं दे सकते। तो आप कुछ भी चेकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आप हमेशा कभी भी फुल फ्लेजर सब कुछ सही चेक नहीं कर सकते। तो भाई आंसर में लिखना है ये एक तरह की ऑडिट रिस्क है, मतलब डिटेक्शन रिस्क है। आपने सैंपल गलती से गलत चेक कर लिए मटेरियलिटी लेवल के लिए। आपको आंसर में ऐसा नहीं देना कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर की गलती थी, वो फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ पाए। नहीं भाई, 100% फ्रॉड तो कोई भी नहीं पकड़ पाता, फ्रॉड 100% नहीं पकड़ सकते, तो ये गलती थी, एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। इंटरनल ऑडिटर जो है कंपनी का, इंटरनल कंट्रोल जो है कंपनी का, वो इंश्योर नहीं कर पा रहा, मतलब वो प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा मिस स्टेटमेंट को, तो ये कंट्रोल रिस्क है। इंटरनल कंट्रोल कंपनी का सही नहीं चल रहा। ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, किसी भी गलती को ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसने वो सैंपलिंग के अंदर उसको आउट ऑफ स्कोप कर दिया, कि भाई उसको लगा कि यार ये तो बिल्कुल इमटेरियल चीज है, इसमें क्या ही मैं चेकिंग करूं, इसमें क्या ही मैं चेकिंग करूं, तो उसने उसको आउट ऑफ स्कोप कर दिया। तो ये डिटेक्शन रिस्क है। बहुत सिंपल है। ये भी सिंपल है कि वेयर हाउस जो कीपर है, वेयर हाउस जो बंदा संभालता है, वही गुड्स की इनवॉइसिंग भी वही बना रहा है। कोई माल को सेल कर रहा है तो इनवॉइस भी वही बना रहा है, गुड्स को डिस्पैच भी वही कर रहा है, फिजिकली वेरीफाई भी वही कर रहा है, सारे काम वही कर रहा है, बुक्स को मेंटेन करना, इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना, फिजिकल चेक करना। तो भाई यहाँ पे आपके सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये गलती हो जाएगी। एग्जीक्यूशन, कस्टडी, रिकॉर्डिंग, कीपिंग, एक ही बंदे के पास है एग्जीक्यूशन, कस्टडी, रिकॉर्डिंग, तो ये गलती हो जाएगी। यहाँ पे सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है कुल मिला के आपकी। आपने कोई बोरोइंग लिया, आपने बोरोइंग ली किसी बैंक वगैरह से दो काम के लिए, आपने बोला कि मैं इस 20 करोड़ की बोरोइंग ली, 20 करोड़ की बोरोइंग ली, क्या बोला आपने? बोला 10 करोड़ के जो बोरोइंग है उससे तो मैं रीपे करूंगा जो भी अनसिक्योर लोन लेके प्रमोटर से। तो बैंक को क्या बोला कि मैं बोरोइंग ले रहा हूं, तो उसका काम क्या करूंगा, पर्पस क्या है कि मैं रीपे करूंगा जो भी अनसिक्योर लोन है प्रमोटर के, उसको रीपे करूंगा 10 करोड़ के। एंड जो बाकी का 10 करोड़ है उससे मैं डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करूंगा ऑफिस का, अदर देन लैंड कॉस्ट, उससे लैंड के अलावा, लैंड के अलावा। तो अब आपको देखना है कहीं पे भी डायवर्जन ऑफ फंड हुआ है क्या, जो बोला वही करा नहीं करा। तो यहाँ पे देखो, लैंड उसने परचेस करी 4 करोड़ की, उसने कहां पे यूज लिया पैसा, 4 करोड़ की लैंड परचेस कर ली। मना करा था ना आप लैंड परचेस नहीं करोगे, तो ये डायवर्जन ऑफ फंड है, ये डायवर्जन ऑफ फंड है। फिर सेकंड वाला, आपने कंस्ट्रक्ट करा ऑफिस 11 करोड़ का, कंस्ट्रक्ट करा ऑफिस आपने 11 करोड़ का, तो भाई आपने क्या बोला था 10 करोड़ का ऑफिस कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आपने 11 करोड़ का कर दिया, तो जो एक्सेस वाला 1 करोड़ है वो भी डायवर्जन हो गया। साथ में आपने रीपे करा अनसिक्योर लोन ऑफ प्रमोटर, अनसिक्योर, ये तो अलाउ है, ये तो अलाउ है ना, ये डायवर्जन थोड़ी ना है। आपने बैंक को बोला था कि मैं अनसिक्योर लोन जो भी है प्रमोटर का उसको रीपे करूंगा, तो ये ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया बाकी का फिक्स डिपॉजिट में 2 करोड़, तो ये 2 करोड़ भी डायवर्जन है। तो डायवर्जन कितना हो गया, 4 करोड़ जो आपने लैंड परचेस करी, 11 करोड़ का आपने ऑफिस बनाया, 10 करोड़ का तो अलाउ था, तो 1 करोड़ यहाँ पे हो गया, 2 करोड़ ये एफडी हो गया, तो 4 5 6 7 7 करोड़ का डायवर्जन हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो भी आप एनपीए होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, मैंने बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट की इज्जत नहीं होती है। एडोक लिमिट 120 डेज से ज्यादा रिव्यू नहीं करी, 120 डेज भी पार हो गए फिर मैंने रिव्यू नहीं करी, तो भाई 180 डेज की गाइडलाइन होती है, 180 डेज में आपको एडोक लिमिट रिव्यू करनी होती है, 120 डेज से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस इज जनरली परमिटेड, तो कुछ नहीं, सिंपल सा है कि जो भी मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं सर्वेयर एंड लॉस असेसर बन सकता हूं इंश्योरेंस एक्ट का, वो अलाउ होता है, बात खत्म। कारो 2020 इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगता। अब तुम ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन होगा केस स्टडी के अंदर तुमको देखना पड़ेगा, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है तो नीचे वो तुमको जबरदस्ती कंफ्यूज करेगा एमसीक्यू कि बताओ कारो का कौन कौन से क्लोज यहाँ पे लगेंगे, कौन सी रिपोर्टिंग लगेगी, तो यहाँ पे सिंपल सा है, कारो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी। तो वो ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं, गुडविल कैपिटलिज्म निकालना, एनसीआई का कितना शेयर है वो सब निकालना। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कोई भी मैंने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करे तो वो सब। अब ये एसएलआर सीआरआर का मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि 12 ओड डेज पे उसको चेक करना होता है, डिफरेंट फिजिकल ईयर के अलग अलग मंथ पे, मतलब, और फ्राइडे नहीं होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करेगा, फ्राइडे की डेट दे देगा, फ्राइडे लिखा होगा वहां पे, तो तुम मना कर देना ये वाली डेट गलत है, यहाँ पे फ्राइडे है तो इसलिए ये वाला सिलेक्शन गलत है डेट का। अब डीटीए का कैलकुलेशन वो तो तुमको मैंने बहुत बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट ही आया कि जो भी सीआरआर एसएलआर निकालना होगा तो उसमें डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, उसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको डिटेल में देखनी होगी, ठीक है ना। बस मैं एक बार तुमको यू बता देता हूं, पर वो याद से देखना, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। 200 करोड़ का डिटेल है, उस इंक्लूडिंग बिलो वाली चीजें उसमें इंक्लूड करी हुई है, तो तुमको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी क्या क्या चीजें, कि जो भी मार्जिन उसने सन्ड्री डिपॉजिट की फंडेड फैसिलिटी है वो उसको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, वो उसको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। साथ में अनएडजस्टेड डिपॉजिट जो भी है आपकी, जो एजेंसी बिजनेस में, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, वो मेन क्लासेस में और रिवीजन वगैरह सब कुछ मेरा तो अवेलेबल होता है, देखना 6 करोड़ की है, तो ये दोनों चीजें आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो 200 माइनस 3 माइनस 6, पर ये चीजें एक्सक्लूड क्या नहीं करनी, जो भी क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट का वो एक्सक्लूड नहीं करना, रिकंसिलेशन नॉस्ट्रो का वो एक्सक्लूड नहीं करना,
ठीक है ना, ये इंक्लूडेड रहेगा। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कंपनी एक बोलता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज डी बोलता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर डिस्क्वालीफाई होगा अगर उसने या उसके रिलेटिव ने 1 लाख फेस वैल्यू के से ज्यादा के शेयर अगर उसने हेल्ड करे, फेस वैल्यू पे, तो मार्क गिवन क्वेश्चन के अंदर था कि उसने मार्केट प्राइस, क्या क्वेश्चन था, मार्केट प्राइस 1 लाख मतलब 1.5 लाख मार्केट प्राइस के शेयर उसने एक्वायर करे तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, फेस वैल्यू के नहीं होने चाहिए। अगर उसने फेस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब ये ऐसे 710 का है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला कि पिछले साल आपने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाया था और इस साल भी नहीं बनाया, इस साल भी नहीं बनाया, तो जनरली तो जो कोरस्पॉन्डिंग फिगर है अपनी अभी ऊपर ही बात हुई थी कि जो जब भी मैं ओपिनियन देता हूं तो मेरी ओपिनियन कोरस्पॉन्डिंग फिगर पे रिलेट नहीं करती, कोरस्पॉन्डिंग फिगर में मैं ओपिनियन नहीं दूंगा इस साल, ठीक है। पर क्योंकि पिछले साल गलती थी और इस साल भी सही नहीं करी तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा दोनों करंट एंड प्रीवियस ईयर, मुझे दोनों के दोनों मॉडिफाई करने पड़ेंगे। साथ में मैं डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर की कहां पे नहीं ले सकता, जहां पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो या जहां पर भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोले एक्सटर्नल ऑडिटर को ही यहां पर वो काम करना है, यहां पर वो काम एक्सटर्नल ऑडिटर को ही करना है तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। पर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं इंटरनल ऑडिटर की कहां पे, जहां पे वो काम इंटरनल ऑडिटर ने खुद ने करा था और रिपोर्ट उसने मैनेजमेंट को नहीं दी थी, रिपोर्ट उसने मैनेजमेंट को नहीं दी थी, वहां पे मैं ले सकता हूं। अब ये कुछ नहीं यार, ऐसे 315 तो नहीं, 240 होगा वैसे तो 240 है या 240 करना, ठीक है। तो हाँ, तो 240 फ्रॉड वाला नहीं बोलता क्या कि जो कंपनी है उस कंपनी के सिग्निफिकेंट बहुत सारी ब्रांचेस टैक्स हेवन कंट्री के अंदर है, जिसकी कोई भी बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो ब्रांच उसने क्यों खोली हुई है, मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए है, वो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसने करे हुए आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये एक तरह की फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना। फिर ये कारो 2020 का एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैं जनरली आपको क्या क्लोज 7 के अंदर रिपोर्ट करना होता है कि कोई भी आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर आपने जमा नहीं करा है, पर होता क्या था कि 12 महीने होते हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने लेट से यहाँ पे 500 रुपए जमा करा है, जमा कितना कराने थे 502 रुपए जमा कराने थे, तो मैंने 2 रुपए यहाँ पे जमा नहीं कराया कि राउंड ऑफ हो जाएगा मैं अगले महीने एडजस्ट कर लूंगा, अगले महीने 498 जमा कराने थे, मैंने यहाँ पे 2 रुपए इधर ऐड करके 500 रुपए जमा करा दिए, तो कुछ 2-3 रुपए राउंड ऑफ के मैं उस महीने जमा ना करा के नेक्स्ट महीने जमा कराता केवल राउंड ऑफ वाले, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है, तो वो कोई भी आपको रिपोर्टिंग की उसमें जरूरत नहीं है, उसमें रिपोर्टिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। मैंने एक्सेप्ट करी डिपॉजिट 900 करोड़ की और मेरी एसेट साइज 950 990 करोड़ की है, तो मैं कौन सी एनबीएफसी मतलब एनबीएफसी का कौन से लेयर में जाऊंगा, भाई सीधी बात है जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो मिडल लेयर के अंदर ही जाएगी, इररिस्पेक्टिव आपने कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट करी वो मिडल लेयर रहेगी। अभी सेम वही क्वेश्चन हो गया जो डिटेल वाले कैलकुलेशन का था, आप वही देखना कि क्या क्या आइटम एक्सक्लूड होता है क्या क्या इंक्लूड होता है, वो तुम एक बार मेन में से देख लेना, ज्यादा अच्छा है, मेन बुक से इसको अच्छे से पढ़ना। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स जो पीएससी ऑडिट के अंदर की ऑडिट डिजाइन अपन ऑडिट करते हुए एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ऑडिट की मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है अपन जब ऑडिट की मैट्रिक्स बनाते हैं कि मेरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, किस क्राइटेरिया से मैं क्या चीज करके ऑडिट लूंगा, क्या क्या एविडेंस लूंगा और मेरा क्या क्या एनालिसिस मेथड होगा, तो ये मैं ऑडिट की डिजाइन मैट्रिक्स के अंदर मैं ये चीजें रखता हूं। ऑडिट प्रोग्राम इसका पार्ट नहीं होता, ऑडिट प्रोग्राम इस ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होता, तो एमसीक्यू में पूछा होगा उसने कि कौन सा पार्ट नहीं होता ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स का, तो ऑडिट प्रोग्राम उसका पार्ट नहीं होता। ये लास्ट वाला एमसीक्यू बचा अपना, बहुत सिंपल है, क्लोजेड मतलब एमसीक्यू आया था कि मैं पिछले प्री डिसीजर ऑडिटर से मैंने कंफर्मेशन नहीं लिया और ऑडिट पहले से एक्सेप्ट कर ली तो गलत कर दिया, वो नहीं करना था। क्या प्रिंसिपल ऑडिटर को कंपलसरी रिलाई करना पड़ेगा सब्सिडरी ऑडिटर पे कि सब्सिडरी के ऑडिटर ने कोई काम करा है क्या मुझे उस पर कंपलसरी रिलाई करना पड़ेगा, नहीं कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो रिलाई कर सकते हो, पर अगर आप नहीं चाहो तो आपको पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो भी उसने काम करा है, आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ले लो कि जो भी उसने काम करा है वो मेरी ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं, मेरी ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं, तो प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म ए प्रोसीजर टू ऑब्टेन ए साई, वो साई लेगा, द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर, वर्क जो भी अदर ऑडिटर ने करा है वो मेरे प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए एडिक्वेट है या नहीं, तो ठीक है उस पर कंपलसरी नहीं है, उस पर रिलाई करना मैं चेक करूंगा। अभी देखो टॉप 15 पार्टी मैंने ली, रोमम असेस टू बी लो, ठीक है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम है, तो मैंने टॉप 15 पार्टी ली जिसको मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, 5% ऑफ कस्टमर एंड 7% ऑफ वेंडर, केवल 15 पार्टी को मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, उसमें से डेटर कितने लिए 5% डेटर को भेजा, 7% वेंडर को भेजा, कितने कम कम को भेजा भाई, इनसफिशिएंट है ये, इनसफिशिएंट साइज लिए तुमने सैंपल की कि लेट से आपके 5 करोड़ 5 कुछ भी ले लो यार 1000 करोड़ के डेटर है आपके, लेट से 1000 करोड़ के डेटर है 1000 करोड़ के, तो ये क्या बोल रहा है इसने केवल
5% डेटर कवर करे उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी, 5% कितना हुआ? 5 करोड़, सॉरी 50 करोड़। तो भाई 1000 करोड़ में से तुमने केवल 50 करोड़ रुपए वाले डेटर को ही तुमने कंफर्मेशन भेजी। पागल हो गया? तो बहुत इनसफिशिएंट सैंपल साइज, सैंपल साइज थोड़ी बढ़ाओ। तो यही सैंपल साइज इज इनसफिशिएंट, इसके अंदर नहीं है, मतलब बढ़ाओ उसको थोड़ा कुल मिला के। देखो अब ना एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन के अंदर लेट्स से अभी क्वेश्चन के अंदर एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से कुछ खरीदा, कोई भी एक पेटेंट राइट वगैरह कुछ भी खरीदा, तो होल्डिंग कंपनी ने इसको कितने पे करे? 50 करोड़ रुपीस पे करे। पर जब बाद में पता पड़ा कि जो चीज इसने होल्डिंग सब्सिडी ने होल्डिंग को बेची है, सब्सिडी होल्डिंग ने सब्सिडी को कितना पे करा? उसके लिए 50 करोड़। पर उसकी असली में जो वैल्यू थी वो 20 करोड़ ही थी, असली में जो वैल्यू थी ना वो 20 करोड़ ही थी। होल्डिंग ने ज्यादा पे करा है सब्सिडी को 50 करोड़। बाद में पता पड़ा क्यों पे करा है, उसने एडिशनल पे करा है, उसको 30 करोड़ एडिशनल पे करा है क्योंकि उसको 30 करोड़ की कुछ रिक्वायरमेंट थी, सब्सिडरी को फंडिंग की जरूरत थी, उसको कुछ तो लोन वगैरह चाहिए था। तो मतलब उसने होल्डिंग ने यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा देके उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी 30 करोड़ की। ठीक है ना? तो भाई देखो, कारों के अंदर बोलता है कि कभी भी आपने अगर कोई लोन एडवांसेस दिया हो अदर देन द नेचर ऑफ ट्रेड एडवांस, अदर देन द नेचर ऑफ ट्रेड एडवांस, कि अगर आपने कोई ट्रेड के लिए नॉर्मल डेटर क्रेडिटर को कोई एडवांस दे रखा है तो वो चलता है, वो अलाउ है। पर ये कोई नॉर्मल एडवांस नहीं दिया सब्सिडी ने होल्डिंग को, 50 करोड़ में खरीदी 20 करोड़ की चीज, तो ये 30 करोड़ क्यों जबरदस्ती दिया है उसको, एक तरह से मतलब जान पूछ के दिया है ताकि वो अपना लोन की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। तो ये एक तरह का लोन ही माना जाएगा, एक तरह का इसको नॉर्मल लोन मानो और कारों में रिपोर्टिंग होगी। और यही अगर गलती से कोई नॉर्मल डेटर क्रिएटर को जो अपन एडवांस देते हैं नॉर्मल बिजनेस के लिए, वो तो अलाउ होता है, उसमें आपको रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती। तो ये देखो 50 करोड़ आपने एडवांस दिया है उसको कोई म्यूजिक राइट परचेस करने के लिए, जनरली वो केवल 20 करोड़ का ही होता है। बाद में पता पड़ा 30 करोड़ अनएडजस्टेड है, 30 करोड़ अभी तक अनएडजस्टेड, मतलब 30 करोड़ अभी तक एडजस्ट नहीं करे। फिर बाद में पता पड़ा कि इन्वेस्टिगेशन पता पड़ा कि वो एडवांस उसको दिया टू सपोर्ट द संगीत लिमिटेड, मतलब उसकी सब्सिडी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर थी और साथ में उसका कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करा। तो भाई आपको कारो रिपोर्टिंग क्लोज 3 के अंदर करनी पड़ेगी, वो एडवांस इन नेचर ऑफ लोन माना जाएगा, उसको अपन लोन मानेंगे, ट्रेड एडवांस नहीं मानेंगे। अगर ट्रेड एडवांस होता तो ठीक है, तो रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती। वन ऑफ द सब्सिडरी ऑडिटर हैज इशूड एन मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन सब्सिडरी। एक कोई सब्सिडी है, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, कोई एक सब्सिडरी है, उस सब्सिडी पे मॉडिफाई ओपिनियन दिया हुआ है, कोई सब्सिडी है उस सब्सिडी पे मॉडिफाई ओपिनियन दिया हुआ है। और वो मॉडिफाई ओपिनियन क्यों दिया उस सब्सिडी पे? अगर क्योंकि उसने इंपेयरमेंट सही से नहीं कैलकुलेट करा हुआ, इंपेयरमेंट का लॉस सही से कैलकुलेट नहीं करा। अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस सही से कैलकुलेट भी कर लूं तो कितना इंपैक्ट आएगा? केवल 1% ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट, सिर्फ 1%, केवल इतना सा इंपैक्ट आएगा। उस सब्सिडी में गलती थी माना, पर कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है उसका? केवल 1%। तो भाई ये बहुत ही इममटेरियल सा है, सीएफएस के लिए बहुत ही ज्यादा इममटेरियल है। इस पे मैं सीएफएस पे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन ही दूंगा, माना सब्सिडरी पे तो मॉडिफाइड ओपिनियन है पर वो कितनी इममटेरियल है, केवल 1% का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो मैं सीएफएस पे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन ही। डन सर? हो गए अपने 35 के 35 एमसीक्यूज। तो मैंने भाई आपको बोल दिया है, भाई इतनी बार बोला है मैंने तुमको, अब इतनी बार बोल दिया, तुम वापस से पूछोगे सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? मैंने बोला भाई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे या पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के लगभग 4-5 घंटे बाद, मतलब 3-4 घंटे बाद, या फिर नेक्स्ट डे जनरली अपलोड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो पीडब्ल्यू ऐप या टेलीग्राम चैनल पे तुमको मिल जाएंगे। भाई बार बार तुम सेम चीज पूछते हो यार, कमेंट में मिल जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। और शायद पहले पढ़े भी होंगे, पर जिन जिन बच्चों ने डाले मैं वापस से डालूंगा, इसमें कुछ कुछ चीजें मैंने वापस रिफाइन करी और अच्छा बनाया इसको, मतलब ये वाला ही है बस फाइनल। तो ये मैं तुमको वापस से एक बार शेयर करवा दूंगा। ठीक है ना? और साथ में तुमको टेलीग्राम चैनल और पीडब्ल्यू ऐप पे भी होंगे। हाँ, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे आपको क्या मिलेगा कि जितनी भी बाकी के रिमेनिंग एमसीक्यू है ना, जितने भी आईसीए के आरटीपी एमटीपी वाले एमसीक्यू उसकी समरी भी, जैसे ये समरी है ना वैसी वो वाली समरी भी मैंने चैप्टर वाइज तोड़ी है, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू है जो पास्ट एग्जाम में आरटीपी एमटीपी में पूछे, वो भी मैंने ऐसी समरी, जैसे ये समरी है ना वैसे ही समरी बना के दे दी, ताकि तुमको पूरा एमसीक्यू नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है वो भी मैंने दे दी है, टाइम न्यूमेरिकल लिमिट वो भी तुम उठा सकते हो वहां से, उसी पीडीएफ के अंदर चैप्टर वाइज टाइम न्यूमेरिकल लिमिट। और साथ में तुमको पूरा का पूरा भाई मैराथन जो है ना, मैराथन यूट्यूब पे पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फुल ऑडिट का फ्री के अंदर वो भी मिल जाएगा। तो सब कुछ अवेलेबल है भाई, तुम पढ़ो बस, पास हो, अच्छे मार्क्स लाओ, मैराथन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वगैरह का पूरा मैराथन, इसमें क्वेश्चन सब कराया अपन ने, मतलब कॉन्सेप्ट भी कराया, क्वेश्चन भी कराया, मेमोरी टेक्निक के साथ कराया, याद कैसे करना है सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है सर? बस बाकी तो टाटा बाय बाय, सी यू चलो टाटा। और बाकी और कुछ भी तुमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो सर, ये भी दे दो। ठीक है ना? चलो बाकी